ओके, चलिए शो की शुरुआत करेंगे और श्रेया वीरू और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। और ये मार्केट में फिर एक बहुत ख़राब दिन। और वीरू, मुझे स्कूल डेज़ याद आ रहे थे। 1993 में एक शो हुआ करता था, हम छुप छुप कर उसको देखा करते थे क्योंकि वो काफ़ी डरावना होता था, तो मम्मी पापा मना करते थे। आपने गेस कर ही लिया होगा शो का नाम। हॉरर शो जी हॉरर शो द जी हॉरर शो, वो जी पर आता था, तो इसके लिए अब हमने इसको किया है द डी हॉरर शो। अब मार्केट में इस समय चल रहा है द डी हॉरर शो। जी हाँ, डी स्ट्रीट पर लिटरली इसको हॉरर शो ही कहा जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है मार्केट में ज़बरदस्त बिकवाली है। और आज देखिए, मैं एक पढ़ रहा था, हर जगह यही ट्रेंड हो रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो तुमसे ज़्यादा लाल कैसे। लिटरली इस समय ये पोर्टफोलियो की हालत है, सबका पोर्टफोलियो। और बड़ी दिक्कत मिड और स्मॉल कैप में। ठीक है, निफ्टी गिर रहा है अपनी जगह है, लेकिन थोड़ी सी बैंक निफ्टी को संभाला आईसीआईसीआई बैंक ने, लेकिन निफ्टी कंफर्टेबली अब 23,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ और सेटल हो गया यहाँ पर। आराम से तो पता नहीं कर रहा है नहीं, लेकिन 23,000 के नीचे सेटल हो गया 22,850 पर। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहेगा, लेकिन बहुत ही पेनफुल सेशन। गुड आफ्टरनून वीरू और गुड आफ्टरनून श्रेया। गुड आफ्टरनून सर। द जी हॉरर शो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बाजार में जो शो चल रहा है वो फिलहाल मैं देख रही हूँ। मेरे टाइम पे फियर फाइल्स और आहट जैसे शोज़ बहुत पॉपुलर थे, उसकी झलक मुझे आज बाजार में देखने को मिल रही है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी और मिड कैप में देखिए जिस तरीके से बिकवाली 2.5% से ज़्यादा इंडेक्स से लुढ़का पड़ा है। क्या करें सर, कितनी पिटाई होगी अब इसकी? हाँ ठीक है, वैसे मेरे टाइम से क्या मतलब, हम सब सेम टाइम की हैं, ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं है। लेकिन खैर एनीवे, अब बात करते हैं मार्केट की। और देखिए, ऐसा है कि श्रेया, निफ्टी में एक ही स्ट्रैटेजी है जो काम कर रही है, वो है कि जहाँ पर मौका मिले वहाँ पर आप इसको बेचें, तो ही आपका पैसा बन रहा है। आज भी एक रैली हुई, देखिए वो फेल हुई जो इंट्राडे में। आई थिंक हमने एक बार के लिए 23,000 भी क्रॉस किया था, वहाँ पर रैली फेल हुई। वहाँ से अगर आपने बेचा तो अच्छा पैसा बना होगा। और अब मुझे लग रहा है कि निफ्टी 22,000 की तरफ चला है। जो हमने एक व्यू लिया था सुबह कि 22,000 एक व्यू बन रहा है निफ्टी पर, वहाँ तक का मुझे लग रहा है कि व्यू बनेगा। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक ने उसको ज़रूर संभाला है, लेकिन निफ्टी बैंक में मुझे लग रहा है कि अभी करीब 1,000 पॉइंट का और डाउन स्विंग शायद ओपन हुआ है, ये पॉसिबिलिटी है। और ये दोनों नंबर्स क्या हैं? ये दोनों नंबर्स अब हैं 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वैसे लेवल्स कितने सिग्निफिकेंस अब बची नहीं है, लेकिन प्योरली अगर आप चार्ट के हिसाब से देखें, जहाँ से रैली की शुरुआत हुई थी यहाँ से, या फिर टेक्निकल्स पर देखें, तो बस अब यही दो लेवल बचते हैं। निफ्टी पर करीब 22,000 और बैंक निफ्टी पर यहाँ से करीब 1,000 पॉइंट नीचे। लेकिन अब वीरू के पास चला जाए और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या हो रहा है वो जाना जाए। वीरू, मैं अनुज पहले श्रेया का जवाब देता हूँ। श्रेया 1995 में आर्ट आया करता था, आप यकीन मानिए, तब हम भी छोटे थे। हम उस वक्त कौन सा एमकॉम कर रहे थे, है ना? तो हम भी छोटे थे, है ना? तो नहीं सर, 95 में भी मैं जन्मी नहीं हूँ। नहीं, हम भी छोटे थे, मतलब ऐसी बात नहीं, थोड़ा 19-20 का फर्क होगा। हम कौन सा ईसापुर की खुदाई में निकले, है ना? चलिए अब आते हैं स्टॉक्स पे। देखिए, आज एक चीज़ जो कि प्रभावशाली है इस पूरे बाजार में कोलैप्स होते हुए मार्केट में, मेरे को शायद सुबह से आईसीआईसीआई बैंक अच्छा नज़र आ रहा है। एक मीनिंगफुल पॉइंट था, 200 EMA को रीगेन किया, 10 EMA को रीटेस्ट किया। इसमें आज वाकई जेन्युइन शॉर्ट कवरिंग और उसके बाद कुछ फ्रेश बैंक थी। मार्केट के निफ्टी बैंक के सर्कमस्टेंसेस में कुछ भी हो, इसमें एक जेन्युइन बैंक थी और उसी के सहारे आईसीआईसीआई बैंक हालांकि ऊपर से शेड हुआ है, बट एग्जैक्टली अपने 5 साल में इसने कभी भी 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज तोड़ा नहीं है। आई थिंक इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ वीकली पे, माफ कीजिएगा। तो वहाँ से एक जेन्युइन बाइंग इसमें आई है आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद मैं आता हूँ पूरी की पूरी आपकी एफएमसीजी बास्केट पे। एक आप स्क्रीन पे रखिएगा ब्रिटानिया अभी भी डे हाई पे तो नहीं, लेकिन हल्का से रिट्रेस होके, लेकिन अब ये 100 डेमा को टेस्ट करता हुआ अगेन शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे अभी भी परसिस्ट कर रही है। अच्छा मूव यहाँ पर। और एक लेके आइएगा स्क्रीन पे, दैट्स डाबर। इनफैक्ट मैं 4 स्टॉक्स रखूंगा, आईसीआईसीआई बैंक, ब्रिटानिया, डाबर। ये 3-4 स्क्रिप्स आज भी स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है और रीजनेबल ओआई शेड के साथ
अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी मात्र इन 4 काउंटर्स में जो मेरे को अच्छी नज़र आ रही है इस वक्त। अनुज, बिल्कुल, चलिए श्रेया के पास चलते हैं अब और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम जानने की कोशिश करते हैं। श्रेया, सर ट्रेंडिंग स्टॉक्स ले, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए? जिस तरीके से बिकवाली हावी होती नज़र आ रही है बाजार में, क्या रणनीति वो अपनाएं अब? बिल्कुल, देखिए श्रेया, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पर, किसी का पोर्टफोलियो नहीं बचा है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कहीं से कोई भगवान का एक दिया हुआ वरदान है जिसका पोर्टफोलियो बचा हुआ है। अगर तो जो कैश में है सिर्फ उनके पोर्टफोलियो बचे हैं, और कैश में बहुत कम लोग होते हैं, वरना अदरवाइज लोग फुल्ली इन्वेस्टेड होते हैं या फिर काफ़ी हद तक इन्वेस्टेड होते हैं। अगर ऐसा है, देखिए एक महीने में अगर स्मॉल कैप इंडेक्स 13% गिरे और मिड कैप इंडेक्स जिस तरीके से गिरा है, अगर इस तरीके से इंडेक्स गिरे, एक महीने में अगर रियल एस्टेट इंडेक्स 20% गिरे, मोमेंटम इंडेक्स अगर 12% गिरे, अगर इस तरीके के मूव्स आएंगे तो किसी का पोर्टफोलियो नहीं बचा रहेगा। आई थिंक मैं और किसी का क्या एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल जो मेरा भी जो ETF का पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो या इवन जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो है, वो भी आज की डेट में 20% नीचे है अपने हाई से। तो वो होगा, लेकिन ये जब मौके आते हैं ना, जब मौके या जिस तरीके के जब टाइम्स आते हैं, तो वो आपको 2-3 चीज़ें सिखाता है। ये हर बेयर मार्केट एक सीख लेकर आती है और वो सीख लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी सीख जो होती है ना, वो ये होती है कि जब बुल मार्केट चल रही हो और जब हमारे सारे स्टॉक्स अच्छे कर रहे हो या हमारे सारे टारगेट लग रहे हो, तब हमें ना थोड़ा सा विनम्रता रखनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है, ये कभी भी बदल सकती है। देखते ना, अच्छा वक्त है, बदल सकता है कभी भी। एट द सेम टाइम जब इस तरीके की बेयर मार्केट आती है, तब आपको ये याद रखना चाहिए कि पहले भी ऐसी बेयर मार्केट्स आई हैं, ये पहली बार नहीं आई है। वो सीरीज़ आई थी ना स्कैम 1992, उसमें वो बोलता ना कि पहली बार मार्केट को गिरते हुए देखा है क्या, इतना चला था, थोड़ा गिरेगा, उसके बाद ऊपर जाके वापस इवेंचुअली जाएगा मार्केट ऊपर। लेकिन जो गलतियां आप बुल मार्केट में कर देते हैं, बेयर मार्केट आपको सिखा के जाता है कि वो गलतियां आपको अगली बार नहीं करनी है। लोग गलतियां फिर भी वही करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, हम फिर भी वही गलती करेंगे। एक दिन मार्केट में एक दिन की रैली आएगी, वापस सब के सब लोग वही वोडाफोन आइडिया, वही हुडको, उनको चेज करने में लग जाएंगे। बात वो नहीं है, बात यह है कि आप क्या सबक लेते हैं। और यहाँ से मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि और अगर 3 महीने का 6 महीने का अगर पेन है तो उसको आप झेलिए, उसमें कुछ कर तो सकते नहीं है वैसे भी। अब आप पैनिक में, मुझे लग रहा है इतना भी स्टॉक इतना नीचे के आने के बाद स्पेशली A ग्रुप के या अच्छी क्वालिटी के B ग्रुप स्टॉक्स को भले ही ना भी बेचें, लेकिन अगर आपने उससे लोअर क्वालिटी के स्टॉक लिए हुए हैं तो भले ही 40% नीचे तब भी बेचें। तो ये आपको एक हार्ड कॉल अपने पोर्टफोलियो पे लेनी होगी इस समय, एक टफ डिसीजन इस समय लेना होगा, और उसके बाद होपफुली आगे जाकर बुल मार्केट भी वापस आएगी। ये भी दौर है, ये भी गुजर जाएगा। जैसे अच्छा टाइम बीत गया मार्केट में और एक पिछले 6 महीने ख़राब टाइम आया, ये ख़राब टाइम भी निकलेगा, वापस अच्छा टाइम भी आएगा। निफ्टी वापस 25,000 भी आएगा, निफ्टी वापस 30,000 भी आएगा, 50,000 भी आएगा, वो सब भी होगा। लेकिन उससे पहले एक बार के लिए थोड़ा सा शायद कई लोगों को थोड़ा सबक देगा जाएगा बेसिकली। बिल्कुल सर, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो इसी पे अब कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। शुरुआत मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ होगी, क्योंकि जिस तरीके से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, टेक महिंद्रा 4.5% टूट गया और HCL टेक भी 4% से ज़्यादा टूटकर कामकाज कर रहा है। विप्रो भी 4% के करीब गिरकर कारोबार कर रहा है। टाटा कंज्यूमर्स में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 2.5% से ज़्यादा। देखिए, लॉरस लैब एक ऐसा स्टॉक यहाँ पे 10% से ज़्यादा गिर गया, इनफैक्ट 11% तक गिर गया है। CDSL में भी आज एक्सीडेंट ऑफ द डे है, ये 10% के करीब इसमें गिरावट हावी होती हुई। IDFC फर्स्ट बैंक भी शिकार हुआ है गिरावट का। पिरामल एंटरप्राइजेस में भी 7% से ज़्यादा की गिरावट फिलहाल आपको देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ काउंटर्स जो गिरते बाजार में आपको दिखेंगे, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक में आज तेज़ी देखने को मिली 1.25% से ज़्यादा। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए आज के सत्र में तेज़ हो गया है 1.5% के करीब। ICICI बैंक 2.25% तक उछल गया। SBI में खरीदारी देखने को मिल रही है आज 1% के करीब। इनफैक्ट बैंक ऑफ इंडिया में भी देखिए 7% के 7.25% के करीब यहाँ पे तेज़ी। टोरेंट फार्मा में 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी। साइंट में खरीदारी देखने को मिल रही है 2.25% के करीब। और फेडरल बैंक में भी आज उछाल देखने को मिल रहा है 2% के करीब। अब चलते हैं, हम आपको मिलवाते हैं हमारे पैनल के साथ, और फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ SBI सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल जुड़ेंगे आज।
टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम गावस्कर से, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, अमित सेठ और शिल्पा राउत से। 2:20 पर मिताली बताएंगी CDSL और लॉरेंस लैब क्यों बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। साथ ही 2:25 पर लक्ष्मण बताएंगे क्या सेबी के लिए नई चीफ की तलाश हो गई है शुरू। 2:30 पर रोहन बताएंगे DGCI ने क्यों लगाई लाइन्स को फटकार। साथ ही 2:35 पर दिवाली बताएंगी बजाज ऑटो TVS मोटर्स के नतीजों का क्या अनुमान होगा। साथ ही कंचन बताएंगे आपको सिप्ला और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के नतीजों का क्या अनुमान, और मंगलम बताएंगे आपको कैसे रह सकते हैं कोलगेट के नतीजे। 2:50 पर यतिन बताएंगे आपको बजट ब्रोकरेज में क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं, और 3 बजे यतिन ही बताएंगे आपको डीली रूम के ऊपर। साथ ही 3:10 पर अनुसर से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। साथ ही 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। चलिए, हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है और अब एक एक करके ट्रेड्स लेते हैं यहाँ इस समय मार्केट में क्या करना है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। काबा सर बताइए क्या ट्रेड लें इस समय। गुड आफ्टरनून प्रियो। मेरे ख्याल से शॉर्ट होना चाहिए और स्टॉक का नाम है डीवीज लैब। इसमें एक ब्रेक डाउन है, ट्रेड कर रहा है 5574 पर। स्टॉप लगाना चाहिए 5600 का, ज्यादा नहीं, 24 रुपए का। टारगेट अंदर डाउन साइड 5500 के। डीवीज लैब शॉर्ट। ओके, दिवीज लैब शॉर्ट हो गया 5578 पे, ठीक है। ये शिल्पा जी आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा भी सेल साइड में रहेगा गुजरात गैस में। गुजरात गैस यहाँ से मुझे लगता है 460 के लिए एक डाउन साइड मूव के लिए तो रेडी है, तो 492 के स्टॉप लॉस से आप गुजरात गैस के फ्यूचर्स में सेल कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 460। किसी को ऑप्शंस के थ्रू करना है तो एट द मनी 480 का पुट ऑप्शन जो रफली 5 रुपए 10 पैसे में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3 रुपए का मेंटेन कीजिए। यहाँ से 7 से लेके 9 के टारगेट्स के लिए भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, गुजरात गैस सेल साइड की ट्रेड। मानस जी वेरी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया आज के सत्र में। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, गेल में गैस अथॉरिटी में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। फ्रेश ब्रेकडाउन कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे गेल के फ्यूचर में जो 169 चल रहा है उसके फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 172.50 के रहेंगे गेल के फ्यूचर में, और टारगेट रहेंगे 162 रुपए के, 162 के। चाहे तो 170 वाला पुट ऑप्शन फरवरी मंथ का ले सकते हैं। 8 रुपए का ट्रेड हो रहा है, उसमें 5.90 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी की जा सकती है 170 के पुट ऑप्शन में, और टारगेट सेट करने हैं 13 रुपए के। चलिए राजेश जी के पास चला जाए। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पिक किया आपने। गुड आफ्टरनून अनुज एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज देखिए सेल साइड का ट्रेड होगा और वो रहेगा IRB इंफ्रा। एक सीरियस ब्रेकडाउन 52 के नीचे है, 49.65 ये करंट मार्केट प्राइस है, तो बेचिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 51। मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 46 to 45 का। एक छोटा ट्रेड मिल रहा है लेकिन परसेंटेज टर्म में अच्छा मिल रहा है, तो IRB इंफ्रा लुक्स वीक टू मी। 64 पे आपका ये यहाँ पे सेल कॉल, और मीनवाइल निफ्टी है डे लो 825 बाइट्स 825, उस धुरी के बेहद नज़दीक जो इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पुट राइटर्स का जोन था, बिल्कुल डे लो पर ट्रेड करता। अमित सेठ जी आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी मेरा इस समय का शॉर्ट ट्रेड रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स में। स्टॉक ने आज अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, और देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी वीकली चार्ट्स में, दैट आल्सो हैज बीन ब्रोकन। मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी वीक है, डाउनसाइड सजेस्ट कर रहे हैं। इसे शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1420, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 1350 और 1330 के। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड अमित जी की तरफ से आते हुई। सनी जी वेरी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से बाजार में बिकवाली हावी होती है नजर आ रही है हमें, क्या लग रहा है आपको, क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है, कहीं बेट लग सकता है, क्या रणनीति आपके ओर से आती हुई नजर आएगी। Yeah, good afternoon everyone, and I think yes definitely जहाँ आउटलुक थोड़ा बेहतर लग रहा है, हालांकि सेलिंग प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड बना हुआ है। मुझे लगता है कि जो कंपनीज के नतीजे आ चुके हों और जहाँ आउटलुक कंपनी ने अच्छे दिए हैं वहाँ ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो अगर मैं एक स्टॉक को पिक करना चाहूंगा तो वो रहेगा APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। काफी बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, जहाँ हमने देखा कि सेल्स और पैड जो है तकरीबन 30% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखा था। और अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की भी बात करें तो जो 3.2 मिलियन टन का वॉल्यूम FY25 में आएगा, ये हमें लगता है कि बढ़कर 4 मिलियन टन और 4.8 मिलियन टन 26 और 27 में आते दिखेगा।
प्रॉफिट की बात करें तो तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 800 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी FY25 में दर्ज करेगी, जो बढ़ करके 1600 करोड़ FY27 में हो जाएगी। तो हमने इसका जो प्राइस टारगेट रखा है 1800 का रखा है विथ इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ। ओके, APL अपोलो ट्यूब्स आपका पसंदीदा स्टॉक है। ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हो गए और थोड़ा ट्रेड्स को लाइट ही रखेंगे, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं। हाँ, लेकिन शॉर्ट कॉल सारी की सारी पूरी हुई अब तक की। पर अनुज, आज सुबह जब मैं यूएस मार्केट और इनफैक्ट यूएस मार्केट के बारे में बात कर रहे थे या फिर ओवरसीज़ मार्केट के बारे में देख रहे थे, यूएस ने जिस तरीके से कोलंबिया के ऊपर रिटेलिएट करा, आई मीन ये शायद ट्रम्प की इस बार की जो अब तक की कार्यशैली है उसका सबसे सेंट्रल पॉइंट यही है। आई मीन टैरिफ्स। अब चाइना बचा है, भारत, बाकी कनाडा। क्या लग रहा है, ये भी एक प्रेशर पॉइंट रहेगा क्या इनके पूरे टेन्योर में? अब सुबह सुबह बैठ के ट्विटर देखते रहो है या ट्रुथ सोशल, जो भी वो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए वीरू, क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मैवरिक हैं और ऑब्वियसली वो किस तरीके से कब रिएक्ट करेंगे आई थिंक किसी को नहीं पता। लेकिन जो कोलंबिया वाला जो इंसिडेंट हुआ उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि वो जो कह रहे हैं वो करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो जैसे कहते हैं ना गीदड़ भभकी होता है, जो वो नहीं है। और कंपेयर टू फर्स्ट टर्म और इस टर्म में एक फ़र्क है। इस टर्म में आई थिंक वो ऑल आउट जाने का मन बना चुके हैं आई थिंक यूएस इंटरेस्ट को लेकर। अब हो सकता है वो आगे जाके हमारे लिए फ़ायदे की बात रहे, ज़रूरी थोड़ा ना है कि नुकसान ही हो। कुछ ना कुछ नया नॉर्मल वहाँ से भी निकल के आ सकता है। लेकिन अभी तक मार्केट को उसके बारे में कुछ शायद पता नहीं है ज़्यादा, तो इसके लिए थोड़ा मार्केट को टाइम लग रहा है इन चीज़ों में। लेकिन ये देखिए, ये ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी को पता है। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी यहाँ बैठकर इस सक्षम है कि ये डिसाइड कर सके कि किन गुड्स पर क्या टैरिफ लगेगा, उससे मार्केट कहाँ जाएगा। तो ये एक कंप्लीट अननोन है जो हमने शायद, जैसे मतलब मार्केट हर साइकिल में कुछ ना कुछ नया सिखाता है। अगले 4 साल में हम कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे। लेकिन ये तो है कि ये मार्केट को एक कम्प्लीटली अननोन मिला ज़रूर है इसकी वजह से। और अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो जो पहले होता था ना, एक समय सुबह सुबह उठ के आप देखते हैं कि कहीं कुछ नई ट्वीट तो नहीं आ गई, कहीं कुछ नया ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं आ गया, उस पर क्लियरली आपका फोकस बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी, स्पीच से करीब एक बार आपकी स्क्रीन पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स, मैं इसीलिए ये यूएस की और आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की कोलंबिया का जो एक्शन हुआ टैरिफ का, मैं लेके आया क्योंकि बहुत ही वाइल्ड तरीके से डाउ फ्यूचर्स, आई मीन हमारे पास जो एक मीनिंगफुल पुल बैक की अगर कोई गुंजाइश बन रही थी तो उसको भी बिल्कुल धराशायी कर रहे हैं डाउ फ्यूचर्स के बिहेवियर। नेस्डेक फ्यूचर्स 650 अंक नीचे। मैं कुछ देर में आई थिंक यूएस के नेस्डेक के चार्ट्स देखूंगा, बट अनुज, हमने मोर और लेस आईटी के नंबर्स भी देख लिए, बट नंबर्स ठीक ठाक थे। कुछ नंबर्स के साथ इंडिविजुअली इशू था, लेकिन हमने ठीक ठाक तरीके से हैंडल कर लिया। बट क्या हम फाइनली, अब मैं निफ्टी आईटी की प्लेसमेंट देखूं तो निफ्टी आईटी भी अब 100 EMA के नीचे है और मेरे ख्याल से ये जून के बाद पहली बार हो रहा है अनुज जब इतना डिसाइसिवली नीचे हैं। तो क्या ये नेस्डेक का प्रेशर हम झेल पाएंगे और ऐसे में क्या आईटी में भी डैमेज हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है, जो कि अब तक की एक फिर भी सिक्योर स्पेस है? अब तक हमने कंपनीज की कमेंट्री सुनी है, मुझे नहीं लगता कि आपको आईटी में इतना घबराने की ज़रूरत है। और अब तक तो यही होता आया है कि नॉर्मली आईटी में इस तरीके की करेक्शन में बाइंग आती है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, आईटी स्टॉक्स में पिछले साल अच्छी खासी रैली हुई थी, तो हो सकता है इस साल मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में भी हो। आईटी पर अभी भी हम कम गिरे हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। अगर आप देखें आईटी इंडेक्स पर हम कितना गिरे हैं, मेरे ख्याल से टॉप से 8% के करीब गिरे होंगे, जबकि निफ्टी पर हम टॉप से अब करीब 13%, मिड कैप और स्मॉल कैप में तो उससे भी कई ज़्यादा गिर चुके हैं। तो आई थिंक वीरू, जैसा भी कोफोज के नंबर्स में भी हमने देखा था, सेलेक्टिवली मुझे लग रहा है कि अभी भी निफ्टी आईटी में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और गिरावट में मुझे लग रहा है कि अभी भी ये एक ऐसी स्पेस होगी जहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। 1-to-1 कोरिलेशन नैस्डैक के साथ मुझे नहीं लगता कि इतना होगा। इसका चार्ट अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग है। कि चलिए यहाँ पे थोड़ा यूएस मार्केट को लेकर और यूएस फ्यूचर्स में जो परेशानी है, दिक्कत है, उसको लेकर थोड़ी सी बातचीत कर ली। लेकिन एक बार लेके आइए निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। शिल्पा जी, मैं इनफैक्ट पिछले 4-5 दिन से रीड भी कर रहा था। इनफैक्ट आप 5 दिसंबर के ऑनवर्ड्स देखिए, 5 दिसंबर नहीं, जनवरी के ऑनवर्ड्स तमाम एफएमसीजी काउंटर्स लाइक ब्रिटानिया, लाइक डाबर, लाइक मैरिको, लाइक टाटा कंज्यूमर, कोलगेट ने भी एक पॉसिबिलिटी तलाशी थी। यहाँ पुट राइटिंग विजिबल थी, मैं कल इनफैक्ट देख भी रहा था। आप कंफर्टेबली इस बजट में
किस एफएमसीजी स्टॉक के साथ जाना चाहेंगे जहां पे आपको लगता है कि पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है, रिवॉर्ड अच्छा खुला है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप कोलगेट पे ध्यान दे सकते हैं। कोलगेट रफली 2700 जोन्स पे ही है और ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो 2700 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी है। तो अगर ये 2680 2670 तक होल्ड करता है और ये आपका स्टॉप लॉस में होना चाहिए, तो यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक टुवर्ड्स 2850 से 2900 आपको बहुत क्विक कोलगेट में मिल सकता है। तो कोलगेट ऑफ कोर्स एफएमसीजी पैकेट में मेरे लिए एक वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है फॉर दिस बजट प्ले। ठीक है, अब एक्सीडेंट ऑफ द डे स्टॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं। बाजार के फोकस में है आज सीडीएसएल और लॉरस लैब के शेयर, क्योंकि नतीजों के बाद दोनों में ही देखें आप तो तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों दोनों शेयर हुए हैं आज एक्सीडेंट ऑफ द डे, बताने के लिए जुड़ी हुई है मेरे साथ मिताली बताइए। पहले अगर मैं सीडीएसएल की बात करूं तो यहाँ रेवेन्यू में हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है। 359 करोड़ का पिछले क्वार्टर का आंकड़ा था जो कि अभी घटकर 298 करोड़ पर देखने को मिला। साथ ही प्रॉफिट की अगर बात करें तो वहाँ पे भी 20% की गिरावट देखने को मिली है। 160 करोड़ से आंकड़ा 130 करोड़ पर आ गया है। तो Q3 का जो ये निराशजनक नतीजे रहे, इससे आज स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। ऑपरेटिंग नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांजैक्शन चार्जेस से जो इनकम आती है वहाँ पर भी हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है। ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो 83 करोड़ से घटकर 59 करोड़ पर देखने को मिले हैं। 29% की यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट। साथ ही ऑनलाइन डेटा चार्जेस से जो इनको इनकम आती है वहाँ पे भी हमें 23% की अच्छी खासी डाउनसाइड देखने को मिली और 51 करोड़ पर वो इनकम रिकॉर्डेड देखने को मिली। डीमैट कस्टडी जो है वो 78 लाख करोड़ थी पिछली तिमाही में, जो अभी घटकर 75 लाख करोड़ पर आ गई है। नेट डीमैट अकाउंट्स की बात करूँ तो पिछले तिमाही में इन्होंने 118 लाख के नए डीमैट्स खोले थे, जो कि अभी घटकर सिर्फ 92 लाख ही रह गए। और कंपनी का आईटी खर्च भी है वो पिछले तिमाही से इस तिमाही में काफ़ी बढ़ गया, 24 करोड़ से 30 करोड़ तक। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे, इससे आज इस काउंटर में काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ लॉरस लैब की, तो एक बड़ी खबर का ऐलान यहाँ पे हुआ था। यूएस ने WHO से अलग होने की जो घोषणा करी है, उसके चलते WHO का बजट की अगर मैं बात करूँ तो वो करीबन 5 अरब डॉलर्स का है, जिसमें से 1 अरब डॉलर तो केवल यूएस से ही आता है। तो यूएस सरकार का जो ग्लोबल फंड है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है और ये जो फंड है पर्टिकुलरली ये HIV, मलेरिया और टीबी कार्यक्रम में यूज़ आता है। तो यूएस सरकार का ये एंट्री रेट्रोवायरल जो फंडिंग है 75% कंट्रीब्यूट करती है। और लॉरस लैब की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 40% जो रेवेन्यू है वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है। एबिटा मार्जिन में भी हमें 40% तक 30 से 35% तक यहाँ पे इसका असर देखने को मिलता है। और फंडिंग के बाद जब ये बंद हुई है तो इससे प्राइसिंग में काफ़ी असर देखने को मिल सकता है लॉरस लैब्स में। रिजल्ट्स की अगर बात करें तो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। रेवेन्यू में हमें 18.4% का इजाफा देखने को मिला है। 1415 करोड़ पर इनका रेवेन्यू बुक हुआ। एबिटा भी 57% से बढ़कर 286 करोड़ पर बुक हुआ है। मुनाफे भी 2.5 गुना बढ़ोतरी। और मार्जिन में भी बात करूँ तो 15.25% से बढ़कर यहाँ 20% का मार्जिन हमें देखने को मिले हैं। सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करें तो CDMO में 89% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने को ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली। 400 करोड़ का CDMO पर्टिकुलर सेगमेंट से यहाँ पे आता नजर आया है। APIs में भी 7% की ग्रोथ, फॉर्मुलेशन से 19% और बायोटेक में 14% की अच्छी सेगमेंटल ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए आज ये दोनों काउंटर्स में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। दोनों काउंटर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट। थैंक यू मिताली तमाम जानकारी के लिए। अमित जी, CDSL का चार्ट देखें, आज इसमें हालांकि गिरावट देखने को मिल रही है रिजल्ट के बाद, लेकिन 1 महीने का भी चार्ट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बिकवाली इस पर्टिकुलर काउंटर ने झेली है। 23% से ज़्यादा लुढ़क गया 1 महीने में। चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं फिलहाल? जी शेयर जी, काफी वीक चार्ट है। स्पेशली आज का जो प्राइस एक्शन देखें, दैट गैप डाउन के साथ जिस हिसाब से स्टॉक पीछे खुला और उसने अपना 200 डेमो और वीकली सपोर्ट जो कि लगभग 1370-75 के आसपास आता था वो भी तोड़ दिया है। फ्रेश शॉर्टिंग की सलाह नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 10% डाउन है। लेकिन इट्स अ वीक स्टॉक, मे बी इट्स हेडेड फॉर 1300-1275। किसी की अगर शॉर्ट पोजीशन है तो 1380 के स्टॉप लॉस के साथ उसे मेंटेन करें। बिल्कुल। CDSL यहाँ पर बड़ी गिरावट, 1 महीने में करीब 24% की गिरावट। लॉरस लैब्स, सनी आपका कोई व्यू है क्या स्टॉक पर आज जिस तरीके से गिरा है? आई थिंक अनुज जी, आई थिंक कहीं ना कहीं कंपनी रिपेयर मोड में थी और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये क्वार्टर के नतीजे आए
मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो कुछ क्वार्टर है डेफिनेटली बेहतर नतीजे कंपनी देगी। बट जो रिसेंटली जो यूएस की जो डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना होगा कि कितना इम्पैक्ट इनके बिजनेस पर आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन स्टांस इन यूएस और ओवर WHO। तो ये कमेंट्री सुनने के बाद अदरवाइज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए काफी वेल प्लेस है। इट्स अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट द कंपनी। आई थिंक इसमें जो पेन पॉइंट है वो कहीं ना कहीं अब रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं। आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव रहूंगा मैं लॉरस लैब को लेकर। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पॉजिटिव रहेंगे लॉरस लैब्स में, लेकिन स्टॉक्स की हालत ख़राब हो रही है एक एक करके। एक बार आप लेकर आइए ज़रा वोडाफोन आइडिया का स्टॉक वापस। है क्या वोडाफोन आइडिया का स्टॉक? दिखाई दे रहा है एक बार, ये देखिए 899। अब क्यों मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि आज इसने 9 को वापस तोड़ दिया। फिर उस दिन रैली जो हुई थी वो मेरे ख्याल से यहीं से हुई थी शुरू, मतलब उस दिन 9 का ही प्राइस था और हाँ, और वो भी उसमें भी 9 में तो ऑब्वियसली किसी को मिला नहीं होगा। वो पहला सर्किट लगा, उसके बाद दूसरा सर्किट लगा, 10:30 तक का हाई था। और अब देख लीजिए आप 10:30 से क्या हालत हो गई, ₹1.5 चला गया। और ₹1.5 इसके लिए ऑलमोस्ट 12, 13, 14% के करीब हो जाता है। तो दिक्कत तो है यहाँ पर। खैर ये इकलौता नहीं है, दिक्कत सारी मार्केट में है। इसी को अकेले क्यों पॉइंट आउट किया जाए, लेकिन इसको इसलिए पॉइंट आउट किया क्योंकि इसने एटलीस्ट इसने मौका तो दिया था कम से कम लॉसेस बुक करने का या फिर थोड़ा सा कट करने का। बाकियों ने तो खैर कईयों ने मौके भी नहीं दिए। मीनवाइल एक CDSL अब 10% नीचे, लॉरस लैब्स 11% नीचे है। और उसके अलावा एक और स्टॉक लेकर आइए इंट्राडे में, ग्रैन्यूल्स इंडिया। ग्रैन्यूल्स का चार्ट देखते हैं एक बार जरा, स्क्रीन पर आएगा ग्रैन्यूल्स। ये देखिए एकदम से स्लाइड आई इसमें। अब तक एक स्टॉक जो बचा हुआ था इस पूरी मार्च से वो था BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर। और अब BSE में भी एक अच्छी खासी आपको गिरावट दिखाई देगी। ये आएगा BSE का चार्ट है आपकी स्क्रीन पर। शिल्पा जी, क्या अब इन स्टॉक्स की पिटाई होगी जो बचे हुए थे अब तक, जैसे BSE? जी बिल्कुल BSE, लेकिन BSE अगर आप देखेंगे तो मंथली में भी बहुत हाईएस्ट साइड में इसका RSI कंटिन्यूस बेसिस में मेंटेन था। तो ऑफ कोर्स इसमें अभी फॉल आएगा तो थोड़ा अग्रेसिव ही आएगा। ये एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा इसमें आपको बहुत ही स्विफ्ट डाउनसाइड मिलने वाला है। तो अभी के लिए यहाँ पे 5200 के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी को फ्रेश सेल या फ्रेश बाय के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 5200 जोन्स पे एक बार इसको वापस हम लोग रीवैल्यूएट कर सकते हैं। BSE आपकी स्क्रीन पे और बहुत सारी पॉकेट्स हैं जिनमें फ्रेश वीकनेस आ रही है। जरा एक बार स्क्रीन पे दिखाइए जुबिलेंट फूड वर्क्स। ये भी अपने आप को डाउनसाइड के लिए प्रिपेयर करता है। और राजेश जी, जुबिलेंट फूड्स पे आपका टेक एक तरफा फॉल है। आई मीन 6 जनवरी से यहाँ पर, एंड स्पेशली ये सलाह था, ये थोड़ा शार्प हो गया 13th के बाद। अब यहाँ पे आपको कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स के लिए या फिर कोई लॉन्ग पुट ऑप्शन का विकल्प, क्योंकि मेरे ख्याल से नेक्स्ट वैलिड सपोर्ट आता है 620 में, तो क्या ये वहाँ तक रिट्रेस होगा जहाँ पे इसका 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलाइंड है? बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं वही पुट लगा के देख रहा था कहाँ तक मिलेगा। 620 का अगर पुट ऑप्शन की बात करें वो भी जैन नहीं है, ओपन नहीं है वीरेंद्र जी, अभी तक वहाँ पे एक्टिविटी कम है। लेकिन चार्ट तो डेफिनेटली वीक है। देखिए ये यहाँ पे कंटिन्यूअस लॉन्ग लिक्विडेशन है, लेवल टू लेवल वीकनेस है, हर लेवल को तोड़ रहा है। फिलहाल जो लेवल चैलेंज हो रहा है वो है इसका करीबन 100 DMA जो करीबन 638 के आसपास आता है। लेकिन चार्ट देख के लगता है कि इवेंचुअली ये भी टूटेगा, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो सीधा बनता है 618 जो इसका 200 DMA है। और पूरे चांस है कि ये 618 तक टूटे। तो यहाँ पे लिक्विडेशन है तो आपको भी सेल करना है, तो स्टॉप लॉस होगा आपका 655 का। और ट्रेड को आप ले सकते हो फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 620 और 618। ये दो थोड़ा सा रेंज रहेगा, थोड़ा सा ट्विक हो सकता है, लेकिन ये वीकनेस तो है, डेफिनेटली है। वीकनेस तो है। और जुबिलेंट फूड 4.5% की गिरावट के साथ अभी कारोबार करता हुआ। देखिए अब टॉपिक ड्रिफ्ट करते हो, कैपिटल गुड्स की तरफ चलते हैं। कैपिटल गुड्स शेयरों में आज जोरदार पिटाई देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में शेयर 30 से 40% तक करेक्शन दिखा चुका है। और लेकिन सवाल ये कि आखिर कैपिटल गुड्स सेक्टर में ये चल क्या रहा है, बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई है मेरे साथ। मिताली बताइए क्या चल रहा है आखिर कैपिटल गुड्स में? जी, जैसा आपने कहा कि ये जो
पूरा इंडेक्स है ये काफ़ी पिटा हुआ है आज। कंपनी के वैल्यूएशंस जितनी भी कंपनीज है इसकी कॉन्स्टिट्यूट में काफ़ी महंगे नज़र आ चुके हैं और कंपनी के जो ये इंडेक्स है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में 43 टाइम्स हो चुका है, जो कि इसके हिस्टोरिकल एवरेजेस से काफ़ी ऊपर है। और इकोनॉमी में जो मंदी है उसके ट्रेंड्स भी जारी है, जिसके तहत अर्निंग सीजन जो आगे आएगा Q4 और आगे FY 26 का, वहाँ पे भी हमें थोड़ी मंदी देखने को मिल सकती है। सरकारी प्राइवेट कैपेक्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी एलोकेशन इस बार जितना था उतना हमें देखने को नहीं मिला खर्च होते हुए। तो अब आने वाले बजट पे रहेगी इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए सारी कंपनी के क्या एलोकेशन रहेंगे। साथ ही अगर मैं बात करूँ पीरियोडिक इस पर्टिकुलर इंडेक्स के रिटर्न्स कैसे दिए हैं, तो आज 1.77% की इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में सिर्फ 0.1% का रिटर्न देखने को मिला है, 3 महीने में 0.07% और 6 महीने में ये 1.7% डाउन देखने को मिला है। आज कहाँ पे ये स्टॉक डाउन है उसकी मैं बात करूं तो सायंट, टीटागढ़ रेलवे, सीजी पावर, सुजलॉन सभी में देखा जाए तो सभी आज स्टॉक्स डाउन है। 3 महीने की अगर बात करूं तो सिर्फ 3 ही ऐसे स्टॉक्स है जहां पॉजिटिव ट्रेंड नजर आया, जिसमें शामिल है भारत डायनामिक्स, LNT और NBCC। इसके अलावा जो 6 महीने के स्टॉक्स की प्राइस रिटर्न हम देखें तो वहाँ पे टीटागढ़, वेगन, भेल यहाँ पे 30 से 40% तक की हमें डीग्रोथ देखने को मिली है। सिर्फ एक ही स्टॉक ग्राइंडवेल नॉर्टन जो है वहाँ अच्छा परफॉर्म करता रहा। तो पूरा जो ये स्मॉल कैप का जो ये इंडेक्स है कैपिटल गुड्स का, ये काफ़ी डीग्रोथ का सामना कर रहा है अभी। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मिताली शुक्रिया। और सरकार ने सेबी चेयरमैन की नियुक्ति का प्रोसेस शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञापन जारी किया है। इस खबर पर ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ अब लक्ष्मण रॉय जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। तो फाइनली न्यूज़पेपर में ऐड आया, बताइए आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? बिल्कुल, बहुत दिनों से अटकलें चल रही थी कि सेबी चेयरपर्सन के पोस्ट के लिए सरकार नई नियुक्ति करेगी या फिर मौजूदा चेयरपर्सन को एक्सटेंशन देगी। तो अब सरकार ने विज्ञापन निकाल दिया है और विज्ञापन निकाल करके सेबी चेयरपर्सन के लिए नए पद के लिए नए लोग के चयन के लिए विज्ञापन निकाला है। इसके तहत 17 फरवरी तक आवेदन करने की आखिरी तारीख है और 28 तारीख को बता दूं कि सेबी चेयरपर्सन के मौजूदा जो चेयरपर्सन है माधवी पुरीबुच, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो कार्यकाल खत्म होने से 10 दिन पहले तक आपको आवेदन आने हैं। अब इस आवेदन आने के बाद पूरे आवेदन की स्क्रूटनी होगी कि जो पात्रता रखी गई है उसके हिसाब से आवेदन करने वाले कितने सही हैं। और ये सब जो है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी होती है, वो सर्च कमेटी देखेगी और फिर सर्च कमेटी कम से कम 3 नामों की सिफारिश करेगी सरकार के पास। और ये 3 नाम जरूरी नहीं है कि आवेदन करने वाले लोगों में से ही हो, ये 3 नाम में से हो सकता है कोई नाम ऐसा भी जो आवेदन जिन्होंने नहीं किया है लेकिन सर्च कमेटी को लगता है कि उनको बनना चाहिए सेबी चेयरपर्सन, उनके नाम की सिफारिश कर सकती है। और उसके बाद इस नाम को वित्त मंत्रालय के होते जाते हुए ये ACC के पास जाएगा, जो कैबिनेट कमेटी है अपॉइंटमेंट के, उसके पास जाएगा। फिर वहां से मंजूरी मिलने के बाद सेबी चेयरपर्सन के नए नाम का यहां पर ऐलान हो सकता है। और लेकिन इस बीच जो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कौन बनेंगे नए सेबी चेयरपर्सन, तो अभी एक छोटा सा हिंट दे दूं कि कई सारे IAS ऑफिसर हैं जो सेंट्रल डेपुटेशन पे हैं, वो भी सेबी चेयरपर्सन पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले हैं। और यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि पहली, जहां तक मुझे याद है, माधवी पुरीबुच पहली ऐसी सेबी चेयरपर्सन थी जो नॉन गवर्नमेंट थी, यानी गवर्नमेंट से बाहर की थी। अधिकांश IAS बने हैं अब तक सेबी चेयरपर्सन। शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सर, ये जो डेवलपमेंट है सेबी चेयरपर्सन को लेकर, न्यू सेबी चेयरपर्सन को लेकर, इस पर आपकी टिप्पणी क्या राय? देखिए श्रेया, जैसा लक्ष्मण जी कह रहे थे कि काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया है। अब देखिए इसमें ना कैंप डिवाइडेड है। अब पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे तो माधवी जी के टर्म में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई, कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई जो जिनको लेकर मार्केट थोड़ा डिवाइडेड था। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक वो RAS को लेकर जो थोड़ा सा एक शायद टफ स्टैंड लिया गया, या कितनी आप फीस चार्ज कर सकते हैं। आई थिंक कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी एक इस चीज़ को लेकर नाराज़गी रही कि 30% आपको अपने ही फंड में इन्वेस्ट करना है, उसको लेकर के। तो काफ़ी चीज़ें रही हैं। देखिए पहली बात तो हम एक अगर ये अजम्पशन लेके चलें कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, ये पूरा का प्रोसेस है किसी और को इलेक्ट करने का, अगर तो ये है तो उसमें आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि फिर इन दैट केस इस बार मुझे लग रहा है कि सरकार शायद सेफ प्ले करेगी और किसी IAS ऑफिसर के साथ ही जाएगी। जैसा लक्ष्मण जी कह रहे थे कि माधवी जी पहली नॉन IAS ऑफिसर थी। वैसे एक और चीज़ बताऊँ मैं, बहुत टफ होता है किसी नॉन IAS ऑफिसर के लिए इस तरीके की पोजीशन में सक्सीड कर पाना, क्योंकि अब
इस चीज़ को कहना नहीं चाहिए, लेकिन एनवायरनमेंट आपके लिए कंड्यूसिव नहीं होता है बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक इस बार शायद गवर्नमेंट सेफ प्ले करे और शायद किसी IAS ऑफिसर को ही लेकर आए, ये एक पॉसिबिलिटी है। एक दो नाम हैं, अब वो नाम लेने नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर र्यूमर मॉन्गरिंग हो जाएगी जो आई थिंक मार्केट में चल रहे हैं। एक नाम है उनमें से जिनका पहले RBI गवर्नर को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो RBI गवर्नर बनेंगे। जब वो नहीं बने तो अब लग रहा है कि शायद वो सेबी चीफ तो बनेंगे ही। तो खैर देखते हैं, जो भी डेवलपमेंट होगी जल्दी हमको पता चल जाएगा। फरवरी एंड तक का तो मामला है ही वैसे भी, और उसके बाद हमें पता चल ही जाएगा कि कौन बनने वाला है नया सेबी चीफ। मीनवाइल एक बार मैं मार्केट पर वापस आना चाह रहा था, और एक बार देखिए मार्केट में फिर वापस दिक्कत किस तरीके से बढ़ रही है। निफ्टी अब 22,800 ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, और बड़ी गिरावट यहाँ पर इस समय आपको दिखाई देगी। स्टॉक एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन दिखा दीजिए मुझे ज़रा, उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स इस समय पिछले कुछ मिनटों में खास तौर से स्लाइड हुए हैं। उनमें सबसे ऊपर HDFC बैंक एज ऑलवेज, फिर इन्फोसिस, रिलायंस, इनमें भारी गिरावट। लेकिन अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो 2-3 स्टॉक्स स्टैंड आउट करेंगे जहाँ पर एकदम से गिरावट आई है। उसमें ज़्यादातर IT नाम है। HCL टेक, एक बार HCL टेक का इंटर देख लेते हैं और एक बार इन्फोसिस का इंटरडे देख लेते हैं। तो दोनों के दोनों स्टॉक्स जो हैं इंटरडे में काफ़ी बड़ी गिरावट आपको दिखाई देगी दोनों स्टॉक्स में। शुरुआत दोनों के केस में ठीक ठाक हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर गिरावट बढ़ रही है। सुबह ITC भी ग्रीन में था, लेकिन अब वहाँ पर भी गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। इनफैक्ट अब अगर आप एक सिर्फ ICICI बैंक और कुछ हद तक 2 FMCG नाम यानी कि ब्रिटानिया और लीवर को छोड़ दें तो निफ्टी में बहुत कम ही स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको तेज़ी दिखाई देगी। एक दो स्टॉक्स और देखते हैं। एक बार गाबा सर, SBI का चार्ट देखते हैं ज़रा। कुछ हद तक बैंक निफ्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है SBI। कोई व्यू स्टॉक पर अभी? जी हाँ, सबसे पहले मैं डिस्क्लोज करूंगा, क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ सुबह SBI। इसमें लगता है कि शायद एक रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन उससे कंफर्म होगा कल। अगर यहाँ पर भी अगर होल्ड कर लेता है SBI, ट्रेड करे 750 के आसपास, तो कल अपमूव मिलना चाहिए। वो करीब 770-780 तक ले आ सकता है, लेकिन स्टॉप होगा 742 का। एक इनिशियल बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, लेकिन हैज टू बी कंफर्म बाय टुमारो। यहाँ पे SBI पे ठीक था। SBI मीनवेल फिर भी स्टेबल है, आज कोई दिक्कत नहीं थी। ICICI बैंक स्टेबल है, लेकिन निफ्टी अब 22,800 के लेवल्स को तोड़ने को तैयार। और आप पेन देखिए बहुत सारी पॉकेट से आ रहा है। मानस, एक स्टॉक जिस पर शायद आपने और मैंने काफ़ी बात भी की है, मेरे ख्याल से आपके शॉर्ट ट्रेड्स में था भी एक्साइड। इसने वो पूरा का पूरा जो एक ब्रेकआउट पॉइंट था, आपको याद होगा, वो था 4 अप्रैल 2024 का। मानस, अब इसमें कुछ डेथ क्रॉसओवर्स डेवलप हो गए। मानस, क्या ये ट्रांच में 300 आपको पॉसिबल लग रहा है? ये वही पॉइंट है जहां से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। एक्साइड पे आपका टेक इस वक्त? देखिए यहाँ पर व्यू बिल्कुल निगेटिव है उसका। मेरे ख्याल से 9:40 पे जो इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल भी मैंने रिकमेंड किया था, 350 वाला पुट ऑप्शन 13 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था, वहां पर रिकमेंडेशन था, 24 रुपए के टारगेट थे। तो व्यू अभी भी निगेटिव है। और मेरे ख्याल से करंट लेवल्स की अगर हम बात करें तो 20 से 22 रुपए का डाउनसाइड एक्साइड अभी और दिखा सकता है। तो अगर किसी ने वो पोजीशन बनाई है तो उस पुट ऑप्शन में भी होल्ड किया जा सकता है। अगर कोई फ्रेश लॉन्ग का एक ट्रेड लेना हो तो करंट लेवल्स पे 361 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए, और 325 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। ठीक है। दिल्ली से ही एक और खबर आ रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने एयरलाइंस कंपनियों से प्रयागराज के हवाई किराए को तर्कसंगत बनाने को कहा है। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के चलते कई यात्रियों ने हवाई किराए में भी भारी बढ़ोतरी की शिकायत की है। पूरी खबर समझते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह के साथ। रोहन जी, बताइए क्या है अपडेट्स? जी, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, जिसे हेड खुद सेक्रेटरी कर रहे हैं, और तमाम जो एयरलाइंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे मौजूद हैं। और एयरलाइन से पूछा जा रहा है कि इतनी तैयारियों के बावजूद लास्ट मोमेंट पे हवाई किराए इतने सारे क्यों बढ़ गए हैं। अभी की अगर किरायों की बात करें, दिल्ली टू प्रयागराज वन वे का किराया अगर आप मॉर्निंग अवस्था के दिन जाना चाहते हैं
लगभग 25,000 है। मुंबई से जाना चाहते हैं लगभग 30,000 है। हैदराबाद से जाना चाहते हैं लगभग 24-25,000 वहां भी है। बैंगलोर से 30,000 है। अगर आप राउंड टिकट लेते हैं तो आपका 50-60 हजार का बजट तो लग ही जाएगा। और ये सब तब जबकि कई महीनों की प्रिपरेशन चली थी, डीजीसीए ने उसमें शामिल हुआ था कि किराए ना बढ़े महाकुंभ के दौरान, लेकिन तभी अभी भी जो किराए हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। 23 तारीख को डीजीसीए ने एक एडवाइजरी जारी की थी तमाम एयरलाइंस को कि वो एक ब्रेकअप दे, क्योंकि एयरलाइंस का कहना है कि डिमांड इतनी ज्यादा है वो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो एयरफेयर्स है वो मार्केट ड्रिवन है, लेकिन एयरलाइंस से एक डिटेल मांगी जा सकती है कि आप ब्रेकअप दे, कितनी डिमांड आई, आपने कितना बढ़ाया, उसका एक जानकारी दी। और आने वाले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं कुछ एक एडिशनल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी तमाम एयरलाइंस की, उसकी इजाजत भी डीजीसीए दे सकती है। जो महाकुंभ का जो बचा हुआ टाइम है, अभी 2-3 और इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उससे पहले किराए ना बढ़े, इसके लिए कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, अगर आपने अब तक बुक नहीं किया है तो हवाई किराए आसमान छू रहे हैं। हवाई किराए आसमान छू रहे हैं यहाँ पर। रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वीरू, इसमें मैं एक चीज़ थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। ये ना फ्रैंकली बोलूँ मैं, अब मैं भी जाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटिव है किराए। मतलब आप कहीं से भी जाएं, मतलब प्रयागराज को तो भूल ही जाइए, उसकी तो टिकट ही नहीं मिलती है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप या तो लखनऊ से जाएंगे, अयोध्या से जाएंगे, या फिर वाराणसी से जाएंगे, वहाँ से 3-3, 4-4 घंटे की ड्राइव है। ये इतने सालों के बाद ये इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, ये शायद हमें बहुत सालों से पहले से पता होगा। आई थिंक मैं एक चीज़ दावे के साथ कहूँ, क्यों हम इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं कंपेयर टू से चाइना। हमें ये तैयारी करके रखनी चाहिए थी। ये जो है ना, सबसे बड़े टूरिज़्म का हब हो सकता था और इससे इतना रेवेन्यू शायद कमाया जा सकता था अगर हमने थोड़ा सा इस पर पहले से प्लानिंग करी होती। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते तो क्रिएट करते एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन प्रयागराज एंड बाकी की जो आसपास के सिटीज़ हैं उनके बीच में। और ये मतलब सिर्फ कॉस्ट को लेकर किसी के लिए प्रोहिबिटिव ना हो, ऐसा होना चाहिए था। ये मतलब मेरा पर्सनली मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा व्यू ये है इसके ऊपर। कोई बात नहीं अनुज, मैं अभी आऊँगा ना परसों, तो प्रयागराज का जो प्रसाद आया हुआ है वो लेता हुआ आऊँगा, क्योंकि 50,000 की फ़्लाइट है ना, तो स्नान घर पे ही कर लेंगे, प्रसाद खा लेंगे, है ना। मैं तो खा लिया स्नान तो घर पे ही करेंगे और कहाँ करेंगे। खैर सही बोल रहे हैं वैसे। हाँ नहीं, ठीक बात है वीरू, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चलिए एक काम करते हैं, प्रयागराज से बाहर निकलते हैं। खैर एक बार इंडिगो को देख लेते हैं आज, इंडिगो इस मसले पर क्या कर रहा है। और 2 चीज़ें हैं, याद रखिएगा, क्रूड का भी रिट्रेसमेंट शायद थोड़ा सा इसको मदद ही कर रहा है। इंडिगो आपकी स्क्रीन पे आएगा, जरा प्लीज़ दिखाइएगा 4192। अमित जी, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? इंडिगो आपको कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस वक्त? जी वीरेन जी, यहाँ पे जो एक फॉल आना था वो आ गया। थोड़ा सा स्टॉक ने स्टेबिलिटी दिखाई है लगभग 4,000-4,050 के लेवल पे। अपवर्ड में थोड़ी सी रेजिस्टेंस जरूर है मूविंग एवरेजेस की, बट आई थिंक इट्स इन अ कंसोलिडेशन मोड, पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। किसी को प्रीएम करना है तो 4100 का स्टॉप लगाएं, और अगर थोड़ी मार्केट स्टेबल रहती है तो 4300, 4350 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। आपकी स्क्रीन पे चलिए। अब इस बीच हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालवी जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट्स को, आपका टेक और आपका ट्रेड इस वक्त का? तो गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो मार्केट में तो एक ही अप्रोच है, अभी मार्केट ओपन हो, अगर हायर साइड पे मिले तो वहाँ पे शॉर्ट कर दे, मार्केट नीचे ही आ रहा है। यही एक ट्रेंड कंटिन्यू है काफ़ी हफ्तों से, और जिस तरीके की सप्लाई बनी हुई है हमें लगता है ये ट्रेंड अभी फर्दर और भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। एफआईआई का दबाव जितना ज़्यादा है यहाँ पे मार्केट में, और अब तो अक्रॉस द बोर्ड ही सेलिंग देखने को मिल रही है, कहीं भी लीडरशिप नहीं है, कोई भी सेक्टर यहाँ पे होल्ड आउट नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट करने की सलाह है आईटी स्टॉक्स में, और उसमें हमें लगता है एचसीएल टेक आज जिस तरीके से स्टॉक में सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिखा और प्रीवियस स्विंग लो को भी इसने अब तोड़ा है, स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एचसीएल टेक यहाँ से फर्दर और गिरावट दिखा सकता है। डाउन साइड के टारगेट फ्यूचर्स में हमें लगता है आ सकते हैं 1680 से लेके 1665 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1748 के आसपास। तो एचसीएल टेक फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है। एचसीएल टेक फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाजार की नज़र कल आने वाले कुछ नतीजों पर हैं। कल निफ्टी की 2 कंपनियों के समेत वायदा के 12 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ कंचन, दीपाली और मंगलम जुड़े हैं ये समझने के लिए कि नंबर्स कैसे रहने वाले हैं। दीपाली से समझेंगे बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर के नंबर्स, कंचन से एम&एम फाइनेंस और सिप्ला के नंबर्स का एक प्रीव्यू लेंगे। लेकिन शुरुआत मंगलम के साथ करते हैं। कोलगेट के नंबर्स कैसे रह सकते हैं उससे बात करेंगे। मंगलम, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून। आप लोग कुंभ की बात कर रहे थे कि स्नान प्रयागराज में करना चाहिए या घर में करना चाहिए। मैं कहता हूँ वो जब भी करें या ना करें वो आपके ऊपर है, पर दांत ज़रूर 2 बार मांजें, क्योंकि अगर आप वो कर लें तो कोलगेट के जो हैं रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। कंपनी ने ही कहा है पहले कि पता है कि अधिकतम लोग ग्रामीण और शहरी इलाकों में दिन में 2 बार दांत नहीं मांजते अपने। अगर वो कर लें तो उनकी जो ओवरऑल मार्केट है वो दुगनी हो जाएगी। पर ये सब मद्देनजर रखते हुए आप अगर देखें तो इस बार 7% रेवेन्यू ग्रोथ की आशंका है। करीब 1500 करोड़ इस क्वार्टर में कंपनी करेगी रेवेन्यू में, और नेट प्रॉफिट हावेवर बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। रॉ मटेरियल प्राइसेस, मार्केटिंग स्पेंड्स काफ़ी सब बढ़ चुके हैं, इस वजह से मार्जिन कंप्रेशन थोड़ा देखा जा सकता है। हमने देखा है कि कंज्यूमर कंपनीज में बिजनेस कंडीशंस थोड़े से टफ है और उसे स्टॉक भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। कुछ 30% अपने हाई से ऑलरेडी गिर चुका है। पर अब सब यही चीज़ देखेंगे कि बजट में कंज्यूमर के हाथ में क्या आता है और आगे जाके क्या ये सेक्टर बॉटम आउट हो गया है या नहीं। 4th क्वार्टर से आगे हम कुछ वॉल्यूम ग्रोथ देख सकेंगे या नहीं। 4 से 5% वॉल्यूम ग्रोथ की आशंका है इस बार कोलगेट में। बाकी सब ब्रांड रीलॉन्च, प्रीमियमाइजेशन, प्रोडक्ट प्राइस, उन सब चीज़ों पर फोकस होगा। 7% रेवेन्यू ग्रोथ, 2% नेट प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक है, तो कोलगेट पे ये फिलहाल रिजल्ट अनुमान बताते हुए, और फुल मंगलम जी ने कोलगेट का ऐड कर दिया 2 बार ब्रश करना चाहिए, और इनफैक्ट इतनी अच्छी हिंदी बोली इन्होंने, दांत मांजे। बहुत बहुत शुक्रिया मंगलम जी तमाम जानकारी के लिए। अब चलते हैं कंचन के पास। कंचन, बताइए कैसे रह सकते हैं सिप्ला और महिंद्रा के नतीजे। जी, अगर सबसे पहले हम सिप्ला की बात करें तो ये हमें मिक्स्ड क्वार्टर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे रेवेन्यू में 5% अपसाइड की उम्मीदें जताई जा रही है। अगर ऑपरेशनल नंबर्स देखे जाए तो ये फ्लैट साइड पे हमें दिखाई देंगे। सबसे पहले एबिटा देखा जाए तो ये 1% की बढ़त के साथ 1757 करोड़ पे रजिस्टर हो सकता है, लेकिन जो कंपनी के मार्जिन हैं वो हमें करीब करीब 2 से 2.5% तक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे हमें 5 से 10% का जो अपसाइड है वो एक्सपेक्टेड है। यूएस सेल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ यूएस सेल्स में हो सकता है कि हमें एक स्लाइड डिप देखने को मिले, जिसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है प्राइस इरोजन, और साथ ही साथ जो लेनरियोटाइड है उसका जो ऑफटेक है वो भी हमें कहीं ना कहीं स्लोअर साइड पे देखने को मिला है, और यही रीजन है कि जो कंपनी के मार्जिन है वो भी यहाँ पे डेंट खाते हुए दिखाई दिए हैं। इसके साथ अगर हम डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें YoY बेसिस पे 7% की उछाल की उम्मीद है, जिसके की ड्राइवर्स है कार्डियक, गैस्ट्रो और यूरोलॉजी सेगमेंट की जो हमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। वो मार्केट शेयर में भी हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, जिसने इसको अच्छा खासा एक कंट्रीब्यूशन दिया है। अब आपको फोकस का कहां रखना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूएस जेनरिक मार्केट के लिए इनहेलेशन और पेप्टाइड एसिड्स पर आपको कड़ी नजर रखनी होगी। इंडियन मार्केट्स की बात करी जाए तो वहां पे सेमाग्लूटाइड के ऊपर किस तरीके की कंपनी की प्रोग्रेस है, और पीतमपुरा फैसिलिटी पर यूएस FDA रेगुलेटरी का जो अपडेट है वो यहाँ पे की फोकस होगा। यानी कि हम इन कंक्लूजन समझे तो ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में ही एक मिक्स ट्रेंड देखने को मिल सकता है, लेकिन आगे चल के जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं बरकरार है। अब आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के नंबर्स पर। नंबर्स हमें स्ट्रॉन्गर साइड पे देखने को मिल सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो यहाँ पे 11% के उछाल की संभावनाएं जताई जा रही है। इनफैक्ट जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हमें 17% तक उछलता हुआ दिखाई दे सकता है, और साथ ही साथ अगर हम देखें कंपनी का पैट यानी कि नेट सेल्स देखें तो वहां पे भी 25% की ग्रोथ की उम्मीदें हैं। बट जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो हमें सीक्वेंशियल बेसिस पे स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर टोटल डिसबर्समेंट देखें तो वो नंबर उभर के आ सकता है 165 बिलियन का। साथ ही साथ AUM में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साल दर साल 19% का अनुमान लगाया जा रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3% का उछाल देखने को मिल सकता है। नंबर की बात करी जाए तो 1.11 ट्रिलियन तक ये नंबर देखने को मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी इस टाइम पे कम हो गई है, जिसके चलते जो लोन डिसबर्समेंट है वो नंबर भी हमें हायर साइड पे दिखाई दे रहा है। 1.1% पे हमें क्रेडिट कॉस्ट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ एसेट क्वालिटी जो है वो भी अपने स्टेबल साइड पे है। फोकस कहां रखना होगा, मैनेजमेंट की किस तरीके की कमेंट्री आती है मार्जिन्स पर, क्रेडिट कॉस्ट पे और लोन ग्रोथ को लेके, तो ये चीजें हैं कुछ जो ध्यान में रखनी होगी। लेकिन सिप्ला के मिक्स नंबर और M&M के हमें स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, सिप्ला के मिक्स नंबर, M&M फाइनेंशियल्स के स्ट्रॉन्ग नंबर देखने को मिल सकते हैं। और M&M का मैं चार्ट सेटअप क्या है उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि M&M फाइनेंस जो है वो आप समझ लीजिएगा कि मई 2023 के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। लेकिन विषय को अभी नंबर्स पे ही सीमित रखते हैं, फिर इकट्ठे चार्ट चेक लेंगे इनके। TVS मोटर्स और साथ ही साथ बजाज ऑटो, ये 2 नंबर्स और हिट करेंगे।
क्या पॉसिबिलिटीज़ है और किस प्रकार के नंबर्स हैं? दीपाली हमारे साथ हैं। दीपाली, पहले बजाज ऑटो पे बात करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन लगा रही है आप इस बार? बजाज ऑटो के साथ शुरुआत करते हैं और बजाज ऑटो के नंबर्स मिक्स्ड रह सकते हैं वाई बेसिस पे। ऑल्दो सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स थोड़े से वीक दिखाई देंगे, लेकिन वाई बेसिस पे स्लाइड ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो मुनाफा है वहाँ पर 6% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सालाना आधार पर 2170 करोड़ का आंकड़ा रह सकता है बजाज ऑटो की तरफ से। वहीं सेल्स में 7.5% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है वाई बेसिस पे। 13,040 करोड़ ओवरऑल सेल्स रह सकती हैं इस क्वार्टर में। वहीं अगर एबिटा की बात करें तो 6-6.5% की ग्रोथ वहाँ भी एक्सपेक्टेड है। ऑल्दो अगर आप एबिटा मार्जिन देखेंगे तो ये स्लाइटली श्रिंक हो सकते हैं। 20.1% से घटकर जो मार्जिन हैं वो 19.7 या फिर 19.8% की रेंज में रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। इनफैक्ट इस क्वार्टर में अगर ओवरऑल देखेंगे जो टू व्हीलर वॉल्यूम्स थे वो सिर्फ 1% ही ग्रो हुए थे वाई बेसिस पे, और वो भी इसलिए क्योंकि जो डोमेस्टिक टू व्हीलर वॉल्यूम्स थे वहाँ पर प्रेशर देखने को मिला था 10% के आसपास का वाई बेसिस पे। वहीं अगर थ्री व्हीलर वॉल्यूम्स देखेंगे तो वहाँ 6% की ग्रोथ देखने को मिली थी सालाना आधार पर। इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी के बेटर कर रहे थे इस क्वार्टर में, 22% के आसपास की ग्रोथ सालाना आधार पर एक्सपोर्ट्स में देखने को मिली थी, और अनुमान यही है कि ग्लोबल मार्केट्स में जो रिकवरी दिखाई दी है वो सस्टेन होती हुई दिखेगी। लेकिन ओवरऑल जो नंबर्स मिक्स दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे 2-3 इंपॉर्टेंट रीजन है। एक तो वीकर मिक्स, फिर चाहे वो डोमेस्टिक टू व्हीलर हो या फिर डोमेस्टिक थ्री व्हीलर सेगमेंट ही क्यों ना हो, जिसकी वजह से हम ओवरऑल एबिटा मार्जिन में भी 30-40 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट देख सकते हैं वाई बेसिस पे। दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक डिमांड है वो थोड़ी सी कमज़ोर बनी हुई है। KTM की चिंता भी कंपनी पर हावी है, क्योंकि जो होल्डिंग कंपनी के थ्रू बजाज ऑटो 49% से ज़्यादा स्टेक होल्ड करती है, यहाँ पर रेगुलर फंड की रिक्वायरमेंट है। रीसेंट रिपोर्ट्स थी कि 900 करोड़ के आसपास की इमीडिएट फंड की रिक्वायरमेंट है KTM को, तो एक चिंता का सबब KTM ऑलरेडी बना हुआ है बजाज ऑटो के लिए। साथ ही मार्जिन पर लोअर साइड पर रहे, जिसकी वजह से ओवरऑल अर्निंग्स मिक्स्ड रह सकते हैं। एक बात बताना जरूरी है, सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स इसलिए थोड़े से सॉफ्ट दिखाई देंगे क्योंकि पिछले क्वार्टर यानी Q2 में कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यूज रिपोर्ट किए थे। ओके, तो ये इस समय बजाज ऑटो के नंबर्स का एक प्रीव्यू। दिवाली, TVS से क्या एक्सपेक्ट करें? TVS मोटर्स की बात करें तो TVS मोटर्स के कंपैरेटिवली बेटर दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल जो मुनाफा है वो 10% ग्रो हो सकता है, 652 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है। वहीं सेल्स में 10% से ज़्यादा की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 9,100 करोड़ का आंकड़ा रह सकता है सेल्स फ्रंट पर। वहीं एबिटा में भी 14.5% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है, 1,060 करोड़ ये आंकड़ा रह सकता है। वहीं एबिटा मार्जिन देखेंगे तो यहाँ भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 11.2% से बढ़कर जो एबिटा मार्जिन हैं वो 11.6% रहने की प्रोजेक्शंस हैं। अगर आप Q3 के ओवरऑल वॉल्यूम्स देखेंगे तो टू व्हीलर वॉल्यूम्स में 11% की ग्रोथ रही थी, थ्री व्हीलर वॉल्यूम्स में 23% के आसपास का ड्रॉप रहा था, लेकिन टू व्हीलर वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे जिसने ओवरकम किया था इस डिक्लाइन को जो कि थ्री व्हीलर सेगमेंट में देखने को मिली थी। ओवरऑल वॉल्यूम्स देखेंगे वाई बेसिस पे तो 10% की ग्रोथ देखने को मिली थी, जिसकी वजह से नंबर्स ठीक दिखाई दे रहे हैं। अब इन अर्निंग्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री डोमेस्टिक डिमांड को लेकर के आती है। एक्सपोर्ट मार्केट में कंपनी कंसिस्टेंटली एक्सपेंशन का प्लान बना रही है, तो आगे कौन कौन से मार्केट्स हैं जो वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। इजिप्शियन मार्केट्स में रिसेंटली फोरे किया है तो उसको लेकर ग्रोथ आउटलुक क्या है, और साथ ही साथ EV लाइनअप को लेकर क्या प्लान्स हैं, ये कुछ कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे TVS मोटर्स की तरफ से। ओके, चलिए, तो ये समय TVS मोटर्स को लेकर प्रीव्यू। एक काम करते हैं, अब आपको 4 का चौका की शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा राव जी से, उसके बाद चलेंगे राजेश पालवी के पास F&O सुपरस्टार के लिए, फिर अमित सेठ जी के पास चलते हैं चैट का चमत्कार के लिए, और सनी अग्रवाल के पास मिड कैप फंडा के लिए। शिल्पा जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा पुट में दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट एक ब्रेकडाउन पे ही है, 2300 के नीचे इसमें वीकनेस बढ़ गया है, जहां पे लेवल्स ऑफ मुझे लगता है 2150 तक भी आपको बहुत क्विक मिलना चाहिए। तो 2200 का पुट इसी सीरीज का लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज में लिक्विडिटी थोड़ा कम है एंड प्रीमियम्स आर वेरी हाई। तो इसी सीरीज का 2200 का पुट लेंगे जो रफली 25 रुपए में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 17 का रखिए और पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 35 का। इसके ऊपर ये मतलब और नीचे जाता है तो आपको ये टुवर्ड्स 42 भी ट्रेड करते मिल सकता है। दीपक नाइट्राइट पे अगर आप देखें, आपके पास पुट ऑप्शन का विकल्प है और डीरो पे ट्रेड करता है 2290 पे पुट ऑप्शन, 2200 की पुट। राजेश पालवे जी, F&O सुपरस्टार, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र जी, शॉर्ट साइड में स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है डिवीज लैब का। स्टॉक ने अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक ने अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे अब ब्रेकडाउन दिया है।
स्टॉक में जिस तरीके से शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, हमें लगता है यहाँ फर्दर और डाउन साइड ओपन होते हुए दिख रही है। डाउन साइड के टारगेट यहाँ पे 5490 5470 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना है शॉर्ट करने का वो होगा करीब 5630 के आसपास। तो डिवीज लैब फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह। डिविस लैब फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह फिलहाल एफएनओ सुपरस्टार के लिए। अमित जी आप बताइए चार्ट का चमत्कार कहाँ हो सकता है? चमत्कार जी श्रेया जी, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में एक शॉर्ट की सलाह है। करंटली लगभग 263 के लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि वापस एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। स्टॉक ने रिसेंट एक रिकवरी दिखाई थी टुवर्ड्स इस मूविंग एवरेजेस, लेकिन वहाँ पे वापस एक लोअर हाई बना के सारे मूविंग एवरेजेस तोड़ के वापस नीचे जा रहा है। यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम है और ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, तो इसे शॉर्ट करें 267 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 254 रुपए के 254 के। ओके चलिए आप चलते हैं सनी जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। सनी जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? अनुज जी, मैं स्वराज इंजन को पिक करना चाहूंगा। बेसिकली करंट मार्केट प्राइस 33,000 के आसपास है और हमारा प्राइस टारगेट रहेगा 3600 का। बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडरी कंपनी है, ट्रैक्टर्स के लिए इंजन बनाती है। Q3 के जो नतीजे है काफी बेहतरीन आए थे। हमने देखा था कि इंजन के जो वॉल्यूम है हाईएस्ट एवर कंपनी ने पोस्ट किए थे 27% अप, पैट 33% बढ़ा था, रेवेन्यू 23% बढ़ा था। और एट द सेम टाइम जिस तरह से ट्रैक्टर इंडस्ट्री का जो ग्रोथ आउटलुक है काफी बेहतरीन है, हमें लगता है कि स्वराज इंजन विच इज अगेन अ प्रॉक्सी प्ले ऑन ट्रैक्टर इंडस्ट्री कैन बी एक्यूमुलेटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 3600। तो ये 4 ट्रेड्स आए और आपकी स्क्रीन पे पहला ट्रेड था सस्ता ऑप्शन दीपक नाइट्राइट की 2200 की पुट। आपको इस पर पिक करनी है 2590 पे ट्रेड करते हुए 3542 के लक्ष्य के लिए। दूसरा ट्रेड था राजेश पालविया जी का आज का एफएनओ सुपरस्टार, उन्होंने पिक किया दिवीज लैब फ्यूचर सेल के लिए। फार्मा में एक ब्रेकडाउन है आपकी स्क्रीन पे 5490 5470 रुपए के लक्ष्य के लिए 5630 का स्टॉप लॉस। BEL अमित सेठ जी ने 200 मार्क नीचे ट्रेड करता हुआ शॉर्ट किया है आज 254 का यहाँ पे लक्ष्य है, 262.95 पे ट्रेड करता हुआ। और सनी अग्रवाल जी ने स्वराज इंजन्स पिक किया आज का अपना मिड कैप फंडा। मीनवाइल अभी कुछ देर के लिए जब हम इस चर्चा में थे अर्निंग्स की, टूट चुका था एक बार इंट्राडे में 22,800 भी। अनुज बिल्कुल इंट्राडे में 22,800 भी टूट चुका है, ये क्लियरली इस समय दिक्कत का मामला। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स में इस समय ज़ोरदार गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। दरअसल अमेरिकी बाज़ारों में चीन के AI डीपसेक ने एक डर का माहौल बना दिया है। क्यों चिंतित है इससे वॉल स्ट्रीट? श्रेया से जानते हैं। श्रेया बताइए। जी सर, फिलहाल तो मुझे ये वॉल लिंक करने को कहा गया था, लेकिन मैं यहीं से आपको बताती हूँ जानकारी आखिर है क्या ये डीपसीक AI और क्या मामला है ये पूरा। तो देखिए नैस्डैक फ्यूचर्स अभी आप देखेंगे तो 3% के करीब लुढ़क कर कामकाज कर रहा है फिलहाल। वजह है डीपसीक का इम्पैक्ट AI स्टॉक्स जैसे एनवीडिया पर पड़ता दिख रहा है, उसके वजह से यहाँ पे चिंता देखने को मिल रही है और वॉल स्ट्रीट इसी चिंता को जाहिर कर रही है। वॉल स्ट्रीट का मानना है कि डीपसीक का इम्पैक्ट एनवीडिया जैसे स्टॉक्स पर पड़ता दिखेगा, जो कि चैट GPT के मुकाबले खड़ा है। अब डीपसीक है क्या, इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से AI का डिमांड बढ़ता जा रहा है इस पूरी दुनिया में, तो डीपसीक उभरता हुआ एक बड़ा AI है, चैलेंज है US बेस्ड AI ऐप्स के लिए। ये एक फ्री ऐप स्टोर ऐप है जहां पे आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और चैट GPT के मुकाबले खुद को डीपसीक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी बता रहा है। और डीपसीक V3 फ्री लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और 20 जनवरी को याद होगा आपको डीपसीक R1 नाम का एक नया मॉडल जारी किया गया था, जो कि ओपन AI का जो बेस्ट वर्जन है ओपन AI O1 से सीधा इसका मुकाबला होगा। लेकिन सवाल है कि वॉल स्ट्रीट आखिर चिंतित क्यों है, इसको लेकर क्या कंसर्न है। तो देखिए डीपसीक का दावा है कि ये मात्र 2 महीने में तैयार किया गया है, जहाँ पे आप ओपन AI का ले लीजिए, गूगल का ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का ले लीजिए, सबने अपने AI को बनाने में सालों साल लगा दिए और खर्च जहाँ पे अरबों डॉलर में आया है, वहीं डीपसीक को बनने में मात्र 2 महीने लगे। साथ ही खर्च की बात करें तो मात्र करीब $60 लाख के करीब का खर्च आया है, जहाँ पे 100 करोड़ डॉलर लोगों ने खर्च किए AI पे, वहीं पे $60
लाख डॉलर के करीब यहाँ पे इसकी लागत आई है। इसके अलावा डेटा की बात करें, ट्रेनिंग डेटा की, तो ट्रेनिंग डेटा को प्रोसेस करने में जहाँ एनवीडिया जीपीयूएस 10,000 की ज़रूरत पड़ती है चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी को 10,000 एनवीडिया जीपीयूएस की ज़रूरत पड़ती है। वहीं डीप सीक को मात्र 2,000 जीपीयू से हासिल कर लिया गया है। जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये एआई और चिप मेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है। इसको अंडरलाइन करते हुए डीप सीक पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने कहा कि चीन में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये चिंता का विषय है। और आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेस में चीन फिलहाल यूएस को टक्कर देता नज़र आ रहा है, तो वॉल स्ट्रीट फिलहाल इसीलिए चिंतित है। चलिए, मैंने खैर अब तक डीपसीक यूज़ नहीं किया है। मैंने चैट जीपीटी तो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ और इसको मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है। वीरू, आपने यूज़ किया क्या? नहीं, हमने चैट जीपीटी भी यूज़ नहीं किया अनुज। चैट जीपीटी भी यूज़ नहीं किया? उसके बिना काम कैसे चलता है आजकल? नहीं, मैं वो भी यूज़ नहीं करता। चैट जीपीटी काफ़ी यूज़फुल टूल है वैसे, अगर ढंग से यूज़ किया जाए तो बहुत शानदार। आजकल कोई भी हॉलीडे प्लानिंग वगैरह करनी हो, सब बहुत अच्छे से कर देता है वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बजट की बात करते हैं। अब सब अपनी विशलिस्ट लेकर आए हैं। इस बजट में गोल्डमैन की विशलिस्ट क्या है ये समझते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और देखिए, सारे के सारे ब्रोकरेजेस ऑन एंड कंसेंसस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है FY 26 के लिए वो 4.5% के नीचे रह सकता है। जहाँ तक कि गोल्डमैन का सवाल है, उनको लगता है 4.4% के आसपास आपको FY 26 का फिस्कल डेफिसिट लेवल आता हुआ नज़र पड़ेगा। और अगर हम ओवरऑल बात करें, जो केपेक्स ग्रोथ है इस साल वो लगभग 13% के आसपास रहनी चाहिए। तो 4.4% या 4.5% के आसपास का फिस्कल डेफिसिट टारगेट और लगभग 13-14% का केपेक्स टारगेट जो है सरकार का, ये ब्रॉडली सारे ब्रोकरेजेस का कंसेंसस व्यू है। हालांकि गोल्डमैन का मानना ये है कि सरकार का जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा होना चाहिए इस बजट में, क्योंकि जॉब क्रिएशन की एक बड़ी विंडो वहाँ मिल सकती है, चाहे वो PLI स्कीम्स हो, चाहे वो प्रमोशन स्कीम्स हो। सभी तर्ज पे शायद आपको एक बड़ा माहौल बनाती हुई दिखे सरकार इस बजट के माध्यम से। इसके अलावा जो MSMEs हैं, इनको भी सपोर्ट करने की फिर से एक बार आन पड़ी है, क्योंकि ओवरऑल हमने देखा है कि जो मिडिल क्लास है इसको MSMEs के ज़रिए भी एक बेनिफिट कराया जा सकता है। तो MSMEs के लिए जो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हैं या जो लोन स्कीम्स हैं, इसको सरकार फिर से एक बार बढ़ावा दे सकती है, यहाँ आवंटन बढ़ सकता है। इसके अलावा रूरल हाउसिंग पे सरकार का बड़ा फोकस रहा है। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से लेके सीमेंट सेक्टर से लेके काफ़ी सारे सेक्टर्स को बेनिफिट करता है, तो रूरल हाउसिंग शायद एक बार इस बजट में एक बड़ा ऐलान हो सकता है, ऐसा गोल्डमैन का मानना है। और वेलफेयर ट्रांसफ़र स्कीम्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, रूरल स्पेंडिंग है, इस बजट में शायद यहाँ फोकस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो नौकरियों के अलावा शायद ग्रामीण इलाके एक फोकस एरिया है जो सरकार इस टाइम बड़ा कर सकती है बजट में। दिसंबर की रिपोर्ट में गोल्डमैन ने कहा ही था कि 27,000 का निफ्टी का उनको टारगेट दिखता है। तो शायद अगर बजट में एक ग्रोथ की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, तो शायद गोल्डमैन सैक्स यहाँ फिर से एक बार इंडिया पे बुलिश होता हुआ नज़र पड़ सकता है। ओके, बिल्कुल। चलिए यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस कुछ भी अच्छा आ जाए, थोड़ा बुलिश हो जाए, लोग यही चाहते हैं अब हर कोई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरिशनेस हो चुकी है मार्केट में इस समय। जैसा हम कह रहे हैं, एक हॉरर शो चल रहा है मार्केट में और बजट से कुछ उम्मीदें हैं। अब हमारे साथ DI चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी जुड़े हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। क्या करें, मार्केट में बहुत लोग पूछ रहे हैं, पोर्टफोलियो में लगातार पेन बढ़ रही है और काफ़ी ज़बरदस्त इंटेंस सेलिंग देखने को मिल रही है। आपका क्या व्यू होगा? गुड आफ्टरनून अनुज। आई थिंक जो डैमेज हुआ है वो स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर सिग्निफिकेंट हुआ है, और जिसके अंदर ज़्यादा हमें सरप्राइज भी नहीं है, क्योंकि जो हिसाब से मोमेंटम इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग सम ऑफ द फंड्स जिन्होंने मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर हायर वैल्यूएशन के साथ ऊपर जो पोजीशन बनाई है, वो पोजीशन डेफिनेटली आज की तारीख में जो हमारी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं कि फूट रही है, यानी आई थिंक रेस्टलेस सेलिंग हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो सेलिंग हो रही है उसके साथ में आई थिंक फैमिली सिल्वर्स भी बेचने पड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ आपका लॉस हो रहा है ये तब काउंटर्स के अंदर, वहाँ पे लेवरेज भी था, तो लेवरेज कम करने के लिए भी लॉस करना पड़ता है। और एट द सेम टाइम जो कोलेट्रल रखे थे लेंडर के पास, जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स के, उनके अंदर भी सेलिंग साथ में बना हुआ है। सो पहले एक टाइम था कि ओनली FPIs वर सेलिंग। Today, I think the selling is also happening from the other class of investors, domestic set of investors, क्योंकि definitely I think this pain is a collateral damage as we want to call it as. तो ये पेन यहाँ पे चालू है,
बहुत लंबा टाइम नहीं टिकेगा, यहाँ से संभलेगा मार्केट, ऐसा मान के चलना चाहिए। डीपली ओवरसोल्ड मार्केट है। कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स के साथ में देखें तो 20 के बिलो के प्राइस अर्निंग रेशियो के अंदर 50-50 ट्रेड कर रहा है। So in my viewpoint, I think the market is expected to have some amount of stability recovery going forward. Save and accept, I think ये जो current problem है, वो problem के अंदर weak hands निकल रहे हैं market के अंदर से। Weak hands, I think they are leaving the counters. उसके हिसाब से पेन हम देख रहे हैं यहाँ पे। ओके देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। सही कहा आपने कि डिफरेंट जगह से, हर तरफ से, हर डायमेंशन से सेलिंग है इस वक्त, लेकिन ये पिछले कुछ समय में एफएमसीजी में थोड़ी बहुत बाइंग विजिबल है, स्टेबिलिटी है। और आप इसे क्या मानते हैं कि बजट के एक्सपेक्टेशन में डिमांड को पुश करने के कुछ स्टेप्स के एक्सपेक्टेशन में जेन्युइन बाइंग है, या फिर ये भी एक सेल करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है? दिस स्टेबिलिटी, दिस पुल बैक होल्ड सम मीनिंग फॉर यू एटलीस्ट? So एक तरफ वीरेंद्र देखे तो the margin protection is definitely being seen now, क्योंकि most of the FMCG companies के अंदर जो cost pressure था, वो cost pressure काफी हद तक संभल चुका है. To a greater extent, I think that pressure is not bothering these companies. I think beyond a point, save and except few products, commoditized products. तो वहाँ पे I think उनको एक थोड़ा better outlook मिल रहा है. दूसरी तरफ एक expectation बनी है कि बजट के अंदर गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर will leave more money in hands of consumers for spending. तो शायद टैक्स रेट के अंदर, पर्सनल इनकम टैक्स रेट के अंदर एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली इट विल मीन गुड अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग रिटर्निंग बैक इनटू द इकोनॉमी। और उम्मीद बनती है कि शायद यहाँ पे फरवरी में रेट कट आता है, तो ऑब्वियसली उसके साथ में ये एक एडेड एडवांटेज मिलेगा। अगर if that happens, then probably FMCG counters, including some of the FMCG companies, के लिए थोड़ा समय डिमांड ऑफटेक के लिए बेटर रहेगा, ऐसा मान के चलते हैं। So on that basis, I think these counters are steady. Otherwise, I agree with one point that their valuation wise not cheap. So currently, upside room जो है वो comparatively limited है। Maybe I think एक momentum मिल सकता है because of these two reasons. देवेंद्र जी वेरी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रहे हैं। आपने कहा कि थोड़ा एफएमसीजी में मोमेंटम मिल सकता है बजट से, लेकिन सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट से? साथ ही एक्सपेक्टेशंस को लेकर आप कौन सा सेक्टर पर बेट लगा रहे हैं अभी फिलहाल? सेक्टर के ऊपर शेयर ज्यादा कोई बेट लगाना मीनिंगलेस है। आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज काफी हद तक धुलाई वैल्यूएशन के अंदर हुई है इन इंडिविजुअल काउंटर्स के अंदर, और सम ऑफ द कंपनीज आर हैविंग स्ट्रांग फंडामेंटल्स, उसके बावजूद भी आई थिंक वैल्यूएशन काफी हद तक कम हुआ है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडिविजुअल काउंटर्स के ऊपर ध्यान रखें एज अगेंस्ट लुकिंग एट द सेक्टर एज अ होल। गवर्नमेंट का बजट के अंदर जो नजरिया है उसके अंदर स्पेंडिंग बढ़ाना डेफिनेटली जरूरी बनता है। एक तरफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ के आ रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम के माध्यम से नए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कंट्री के अंदर अट्रैक्ट कर रही है, बी इट इन सेमीकंडक्टर, बी इट इन क्लाउड कंप्यूटिंग और फॉर दैट मैटर रिन्यूएबल एनर्जी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल आई थिंक दी गवर्नमेंट का फोकस नया फंड अट्रैक्ट करने का है, ओवरऑल गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ाना है, एंड ओवरऑल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ज्यादातर पगला ले सकती है, ऐसा हम मान के चलते हैं बजट के अंदर। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर ध्यान रखना जरूरी बनता है, ऐसा मैं मानता हूँ। देवेंद्र जी, आज का बड़ा एक्सीडेंट है CDSL 10% नीचे और BSE भी 6% नीचे है। एंजल अपने हाई से ऑलमोस्ट 40-45% गिर चुका है। ये जो कैपिटल मार्केट प्लेज हैं, ये क्या अब एक मौका दे रहे हैं वापस री एंट्री का, या यहाँ पर अब एक आपको लग रहा है कि जो पिछले साल बहुत बड़ी रैली हो गई थी उसमें काफ़ी करेक्शन की ज़रूरत है? रैली तो हमें एक्चुअली शार्प हुई है पिछले दिनों में, एंड आई थिंक सम ऑफ द वैल्यूएशंस हैव बीन एट अ वेरी सिग्निफिकेंटली हायर लेवल। तो अनलेस मार्केट संभलता है तब तक तो आई थिंक इनके अंदर रिकवरी नहीं आएगी, ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनीज हैव रिमेन्ड स्ट्रांग, आउटलुक आल्सो हैज रिमेन्ड स्ट्रांग। बट मैं नहीं मानता हूँ कि बिकॉज ऑफ आउटलुक रिमेनिंग स्ट्रांग यू कैन गिव सो मच ऑफ प्रीमियम वैल्यूएशन टू मेनी ऑफ दिस कंपनीज। तो शायद ये करेक्शन वो हिसाब के वो माध्यम से आया है, ऐसा मान के चलते हैं। Maybe we'll have to first see how the market recovers, and thereafter maybe we can take a call. But as of now, we are not adding new stocks into this from these counters into the portfolio. देवेंद्र जी, कोई PSU स्टॉक मार्क करके रखा है आप लोगों ने जहाँ पे आपको वैल्यूएशंस अच्छे लग रहे हों, या फिर प्राइस आप लोगों की एक्यूमुलेशन रेंज में
PSUs में कुछ भी, चाहे वेदर इट्स डिफेंस या फिर रेलवेज या फिर बैंक्स या फिर पावर, कोल, कुछ भी? We are on one side we are distinctly positive about the consumer spending, consumer credit. तो ज्यादातर कॉर्पोरेट बैंक, बिग NBFCs, उनके लिए समय अच्छा रहना चाहिए. एट द सेम टाइम हाउसिंग फाइनेंस का जो कारोबार है उसके लिए एक समय अच्छा रहना चाहिए, ऐसा हम मान के चलते हैं. गवर्नमेंट, जैसे हमने बात की कि उसके अंदर कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा टैक्स एग्जम्पशन के माध्यम से स्पेंडिंग पावर बढ़ाती है, तो certainly I think with the higher spending, higher offtake of consumer loan will take place. तो ये मान के चलते हैं कि some of these companies will have relatively better times going forward. As such, मैं strongly believe करता हूँ कि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ के जो फैक्टर्स है वो काफी हद तक बरकरार है. मे बी कैपिटल मार्केट के माध्यम से जो एडिशनल फंड्स आते थे उसमें शायद थोड़ी ब्रेक लगी है बिकॉज ऑफ द रीजन विच वी हैव डिस्कस. बट मैं समझ सकता हूँ कि ये रिकवरी के लिए अभी क्वालिफाइड हो चुके हैं because of the valuations. So definitely I think we will look forward to some better recovery in at least good quality stocks, if not across the board in the market. ओके, अच्छा देवेन जी, काफ़ी इंडिविजुअल पॉकेट्स हैं जहाँ पर हम प्राइस मूव्स देख रहे हैं. आज एक और पॉकेट जहाँ पर काफ़ी वीकनेस है वो है MFIs, या फिर ऐसे बैंक्स जिनका MFI में काफ़ी हैवी एक्सपोजर है. क्रेडिट एक्सेस तो खैर है ही 15% नीचे आज, लेकिन AU बैंक हुआ, IDFC फर्स्ट बैंक हुआ, काफ़ी बैंकिंग स्टॉक्स हैं, बंधन बैंक, जिनमें हमने काफ़ी दिक्कत देखी है. हालांकि क्रेडिट एक्सेस में अच्छी रिकवरी आई है आज इंटरडे में. यहाँ पर क्या व्यू होगा अब आपका? अनुज, कंसर्न रिकवरी का रहेगा क्योंकि आई थिंक काफी हद तक आई थिंक दे आर द वीक बोरोवर्स इन द सिस्टम, एंड प्रोबेबली दोज कंपनीज व्हिच आर स्ट्रगलिंग टू रिकवर मनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम may even struggle further if government की तरफ से revival in the economy for spending is not coming. So अगर ये चीज होती है तो शायद मेरे ख्याल से स्ट्रेस थोड़ा बहुत आ सकता है. Such RBI data is also suggesting that. So मैं थोड़ा उसके ऊपर जरा वॉचफुल रहूंगा. इमीडिएटली मुझे इसके ऊपर कोई राय देना उचित नहीं लगता है. As such, I think we don't have any exposure in MFIs because we find that generally lending to the weaker segment of borrower will always invite a problem for companies. अच्छा देवेन जी, एक स्पेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है एंड पोस्ट नंबर्स एज वेल, क्योंकि पूरे सेक्टर में काफ़ी वीकनेस है. पॉली कैप के नंबर्स ठीक ठाक थे बट स्टिल बहुत वाइल्ड रिएक्शन. जो प्राइस डैमेज हुआ है इस स्पेस में, चाहे आप पॉली कैप लीजिए चाहे वो एस्ट्रल लीजिए, थोड़ा बर्जर और एशियन पेंट्स स्टेबल हुए हैं थैंक्स टू क्रूड एंड रीसेंट प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ क्रूड. आप लोग यहाँ पे क्या व्यू शेयर किया है क्लाइंट्स से इस प्राइस डैमेज के बाद? कुछ अच्छा लग रहा है आपको? So we are distinctly positive about the prospects going forward for companies like Polycab, Astral, etc. काफी हद तक वैल्यूएशंस एडिक्वेट प्लेस थे, उसके अंदर करेक्शन आना जरूरी बनता था, वो करेक्शन अब आया है. मे बी करंट वैल्यूएशंस आर सजेस्टिंग दैट in subsequent quarters when the higher amount of top line and the numbers, profit numbers start shaping up, probably I think you will see relatively better performance. But ये जो current fall है market के अंदर, as I was explaining कि collateral damage के माध्यम से जो fall आता है वो fall है. I think people will have to force sell some of the good quality stocks from the portfolio, largely because of the losses incurred somewhere else. तो ये कोलेटरल डैमेजेस जो हो रहा है उसके अंदर जो कंपनी बिकती है उसको इन्वेस्टर या ट्रेडर बेचना चाहता है. दैट इज व्हाई द स्टॉक प्राइसेस आर डाउन. मैं नहीं मानता कि फंडामेंटल के कारण कोई भी स्टॉक प्राइस डाउन है यहाँ पे. देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी सेक्टर्स पे स्टॉक्स पे अपनी राय रखी है आपने, स्पेशली जो आप लोगों की कवरेज में है इस वक्त. बहुत बहुत शुक्रिया. अब आते हैं आज के क्लोज की तरफ. इट्स 22837 मोर और लेस. आप दिन के सबसे निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं. और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक के डाउ फ्यूचर्स की कोलैप्स के अगेंस्ट आप स्टिल डे लो से करीब 300 अंकों के पुल बैक के साथ जा रहे हैं. अनुज, इस क्लोज में निफ्टी के तो कम से कम कुछ भी नहीं है और बेयर्स की मन मांगी मुराद जो है वो पूरी होती है आजकल. क्या करें इस प्राइस पे, क्या करें कल के लिए, मंगलवार के लिए? देखिए वीरू, इशू क्या है कि अगर आपके पास बहुत पहले के शॉर्ट्स हैं तब तो खैर अलग बात है, ठीक है. वरना एक चीज़ समझ लीजिए, आज आपने अगर शॉर्ट किया है तो आज वाले शॉर्ट कैरी करने का कोई मतलब नहीं है. क्यों? क्योंकि US मार्केट की काफ़ी वीकनेस हम पचा के जा रहे हैं. अगर
ड्यूरिंग द डे अब यूएस मार्केट ज़्यादा भी गिर सकता है, लेकिन हो सकता है कि रिकवरी भी आ जाए। अगर यूएस मार्केट में फॉर एग्जांपल आज रिकवरी आ गई तो एक बार के लिए हो सकता है कल आपको शॉर्ट कवरिंग भी दिख जाए, एक बार के लिए गैप अप भी दिख जाए, ये भी पॉसिबल है। तो बाजार जब आपको इंट्राडे में मौके दे रहा है, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर मूव कैप्चर करें, वो पहले 100 पॉइंट कैप्चर करने ज़रूरी नहीं है कि आप वो भी आपको कैप्चर करने ही करने हैं। आप बिना हेजेस के साथ शॉर्ट्स मत कैरी करिए, स्पेशली अगर आपने वो आज की आज लिए हैं पोजीशंस। तो इंट्राडे में मार्केट आपको मौके दे रहा है, भरपूर मौके दे रहा है, तो इसके लिए जहाँ रैली फेल हो रही है वहाँ बेचिए। और रैली से मेरा मतलब ये नहीं है कि 200-300 पॉइंट की रैली होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आज सुबह एक बार के लिए 150 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट एक बार रिकवर हुआ, ऑलमोस्ट हम 70-80 पॉइंट डाउन रह गए थे, वहाँ से मार्केट वापस गिरा। तो अब ज़रूरी नहीं है ना कि आप हर मूव को कैप्चर करें कि नहीं वो मेरे को शुरू के 100 पॉइंट भी मिलने चाहिए थे। उसमें एक हो सकता है एक बार आपके अगेंस्ट भी गैप हो जाए। अब रात को यूएस मार्केट किस करवट बैठेगा फाइनली, उसकी वजह से क्या होगा मार्केट में, ये किसी को भी प्राइस इन करना बहुत टफ है। तो जहाँ रैली फेल हो वहाँ बेचें, ये एक अप्रोच है। और एक चीज़ और, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो अब लार्ज कैप में काफ़ी पॉकेट्स हैं जहाँ पर वैल्यू इमर्ज होनी शुरू हो गई। लार्ज कैप में मैं अपने आप को लार्ज कैप से रिस्ट्रिक्ट रखूँगा, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में और पता नहीं स्टॉक कितने गिर जाएँ और उसमें लोगों का कितना पैसा लग जाए, तो वो रिस्क मैं अभी नहीं लेना चाहता। लेकिन लार्ज कैप में मार्केट आपको अब थोड़े मौके दे रहा है कि थोड़ा सा डिपेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट आप अगर ये मान के बैठेंगे कि मैं एग्जैक्ट बॉटम पे लूँगा, वो तो कभी नहीं होने वाला है। लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा, इस बार कुछ भी नहीं उठा के ले लेना है, और ख़ास तौर से जो रिसेंट IPOs रहे थे उनमें तो आपको काफ़ी केयरफुल रहना है। ओके, चलिए ये इंडेक्स पे अप्रोच थी और निफ्टी बैंक पे। चलिए अब हम फाइनली इस क्लोज यतिन है कि डायरेक्टर साहब बताइएगा, एक बार डीलिंग रूम चेक ले लेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, BTS ट्रेड्स को पिक कर लेते हैं। प्रकाश सर कल सुबह के लिए, मंगलवार के लिए क्या पिक कर रहे हैं? शॉर्ट, और स्टॉक का नाम है जोमेटो। ट्रेड करें 206 पे, स्टॉप होगा 5 रुपए का 211। पॉसिबल है कि 200 भी ब्रीच हो जाए, 195 पॉसिबल है जोमेटो पे शॉर्ट काबा सर की तरफ से। शिल्पा जी बताइए, क्या शॉर्ट या लॉन्ग? लॉन्ग रहेगा मैक्स फाइनेंशियल पे। MFSL आज पूरे दिन एक रेंज में है, 1000 पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, और यहाँ पे वो 1040 के तरफ एक मूवमेंट है। तो मुझे लगता है 1030, ज्यादा नहीं, 10 रुपए का स्टॉप लॉस। हो सकता है आपको 1060 1080 के लेवल्स कल तक मिल जाए। तो एक छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है ये SBTST। ठीक है, मानस जी आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? जिंदल स्टील के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, फ्रेश ब्रेकडाउन है। तो जिंदल स्टील का फ्यूचर जो कि 841 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसमें 856 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है और 810 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, मीनवाइल एक बार कुछ देर में अपडेट करेंगे, लेकिन एनवीडिया प्री ओपन में 9% नीचे है और नैस्डैक फ्यूचर 750 पॉइंट नीचे हो गया। अब जी हाँ, नैस्डैक फ्यूचर 700 पॉइंट से ज़्यादा नीचे है और एनवीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उसके ऊपर, करीब करीब 9% वो स्टॉक गिरा है। पालवी जी आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? यूनाइटेड स्प्रिट पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। स्टॉक ने आज 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन यहाँ पे किया है। जिस तरीके से स्टॉक में कंटिन्यूस एक वीकनेस है, हमें लगता है फर्दर फॉलोअप सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है कल के सेशन में। डाउन साइड के टारगेट होना चाहिए करीब 1360 1355 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 1415 के आसपास। आखिरकार यूनाइटेड स्पिरिट्स ने भी सरेंडर कर ही दिया है ना। आज सेल कॉल और 1390 पे आज 200 EMA के नीचे ट्रेड करता हुआ 23 मई 2023 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। राजेश सतपुते जी आपके कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी मैं तो शॉर्ट ही लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा आज का क्लोज ही कुछ आप कह सकते हैं थोड़ा वीक ही है। तो सेल लेके जाएंगे टाइटन में, और टाइटन में देखिए आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 3400 जो इसका एक स्टिकी रेजिस्टेंस था वहीं से ये पलटा है विद राइज इन वॉल्यूम। थोड़ा शॉर्ट साइड का ही पोजीशन बन रहा है। इसका टारगेट होगा 3250 का, 3325 चल रहा है, तो यहाँ पे बेचना है। स्टॉप लॉस रहेगा 3350 का।
ठीक है, 3350 का स्टॉप लॉस लगाकर टाइटन सेल साइड की ट्रेड फिलहाल राजेश सातपुते जी की तरफ से आते हुए। अमित जी आप क्या पिक करें, BTST या STBT? जी श्रेया जी, STBT रहेगा। लुपिन में सेल करना है, लुपिन के फ्यूचर्स में। स्टॉक में आज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, चार्ट्स पे लोअर हाई भी है, और यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी वीक हैं। फ्यूचर्स में लगभग 2074 का प्राइस चल रहा है, इसे शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2095, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 2025 रुपए के। ओके चलिए अब जतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम चेक करते हैं कि क्या फीडबैक मिल रहा है जो बचे हुए डीलर हैं मार्केट में। जतिन गुड आफ्टरनून। डीलर बचे हुए कि नहीं यार, ये बहुत ही मतलब एक टफ चीज़ हो गई बाजार के लिए। और आप देखिए पिछले जो 3-4 दिन का एडवांस डिक्लाइन है 1:10, 1:15, सो बहुत ज़्यादा पेन है मार्केट में। और आज शायद 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ डीलर्स को लगता है कि फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल है। सबसे पहला BSE, बट ऑब्वियस है कि ओवरऑल जो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं यहाँ बहुत प्रेशर बन रहा है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है यहाँ STBT का ट्रेड लीजिए, यहाँ से भी 100-150 रुपये की डाउनसाइड है, यानी 2 से 3% का डाउनसाइड यहाँ लग रहा है डीलर्स को। तो ये एक स्टॉक है जहाँ FNO में डीलर्स जो है फेब सीरीज़ के लिए थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। और इसके अलावा डिलीवरी, ये भी एक स्टॉक है जो FNO में नया आया है। डीलर्स को लगता है ऊपर के लेवल्स पे काफ़ी सारी HNI सेलिंग हो रही है, फर्दर डाउनसाइड यहाँ भी पॉसिबल है, 290 से 300 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो डीलर्स को लगता है यहाँ भी 5-7-8% तक का डाउनसाइड हो सकता है। तो दोनों ही स्टॉक्स में डीलर्स आज सेल इंडिकेट कर रहे हैं। ओके तो ये इस समय डीलिंग रूम से थोड़ी सी एडवाइस, काफ़ी प्रेशर है स्टॉक्स में, और अब डीलिंग रूम से भी आपको काफ़ी STBT ट्रेड्स मिल रही हैं, BSE और डिलीवरी। चलिए बैन अपडेट और दे देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। काफ़ी है बैन अपडेट एक्चुअली आज। सेल, NMDC, ग्रैन्यूल्स और हिंदुस्तान कॉपर 4 स्टॉक बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और 4 ही स्टॉक बैन से बाहर आने की भी तैयारी कर रहे हैं। कैनफिन होम्स, बंधन बैंक, ABFRL और डिक्सन टेक। गाबा सर एक बार बंधन बैंक देखिए, क्या आज इसने कुछ इंडिकेशन दिया है कि शायद यहाँ पर किसी किस्म का एक बेस बना है, क्योंकि बैन से बाहर आने की तैयारी और उससे जस्ट पहले स्टॉक में अच्छी खासी रैली। एक्चुअली स्टॉक का नाम तो खराब है, रेपुटेशन खराब है। कल सेल सिग्नल था लेकिन आज उसको बाय में बदली हुआ है। एग्रेसिव कॉल है। ट्रेड अभी ट्रेड कर रहा है 149, 148 का स्टॉप लगा है, सिर्फ ₹1 का, तो शायद एक ट्रेड 154 तक बनता है। कितना गिरावट, इतनी जो गिरावट आई है उससे एक अनस्ट्रेचिंग की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत स्ट्रेच हो चुका है ऑन द डाउनसाइड बंधन बैंक। बंधन बैंक 149.55 पे ट्रेड करता हुआ। और एक दो जरा स्टॉक्स लूंगा, लेकिन उससे पहले आपको डेरिवेटिव्स की जो आज की ब्रेथ रही, ये तो लाजमी है कि इसमें कोई बहुत बड़ा गैस वर्क नहीं होगा, बेहद ही ख़राब होगी आज की एडवांस डिक्लाइन इन डेरिवेटिव्स। यस देखेंगे तो आपको दया आ जाएगी। 12 में लॉन्ग, 10 में शॉर्ट कवरिंग, 50 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी प्रॉफिट्स, ये बड़ा खतरनाक है अपने आप में। अगर आप देखें प्रॉफिट्स को फाइनली कन्वर्ट करने की टेंडेंसी है, तो ये चीज़ ख़राब है। हालांकि याद रखिएगा इसको देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग भी होता है, क्योंकि हम अब एक्सपायरी के नज़दीक हैं। तो करंट मंथ फ्यूचर्स में जब अनवाइंडिंग होती है तो उसको वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की फिगर्स को बड़ा कर देती है। लॉन्ग बिल्डअप मीनवाइल आज स्टूडेंट फार्मा में, ICICI बैंक में अच्छा लगा आज ICICI बैंक का प्राइस परफॉर्मेंस। DLF, M&M और ICICI बैंक DLF दोनों प्राइस का एक्शन था। बाकी M&M वो सरप्राइज पैकेज, बहुत सरप्राइज पैकेज था। और शॉर्ट कवरिंग बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, L&T फाइनेंस, येस बैंक, ब्रिटानिया में आज भी शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू रही। द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन FMCG, उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप में InfoEdge, USL बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, JSPL और जुबिलेंट फूड्स, इन सभी स्ट्रक्चर्स का आज स्ट्रक्चर बिगड़ गया। बाकी आज लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे, लॉरस में, CDSL में, जिसके कहते हैं टायर बुल लिक्विडेशन, और पेपर एंटरप्राइजेस और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सब में आज प्रॉफिट टेकिंग रही। लॉन्ग लिक्विडेशन। एक स्टॉक और स्क्रीन पे लेके आइए जो कि आज जाते जाते कंप्लीट कोलैप्स, ग्रैनुअल्स, लॉरस तो खैर था ही, और एक स्टॉक लेके आइए पॉलीकैब 5% नीचे फाइनली। और पॉलीकैब का ये जो अब मतलब बिहेवियर है ना, मैं आपको बताऊँ कि जुलाई 2022 के बाद पहली बार ये आ गया है 100। अब खैर डेली की तो बात ही नहीं रही है ना, डेली पे कुछ डिस्कस करने लायक नहीं रहा। इट्स 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज पॉलीकैब में। तो ये गिरावट, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ बात ये, आपको याद होगा जनवरी 2024 का वो इशू जब पॉलीकैब क्रैक हुआ था टूवर्ड्स आई थिंक 39.24, इन टर्म्स ऑफ प्राइस रिट्रेसमेंट ये पेन उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उससे पहले का जो हाई था वो था करीब 5800, इस बार का हाई था करीब 7580,
और अब ये रिट्रेस हो चुका है 5558। तो ये प्राइस डैमेज उससे भी ज़्यादा सीवियर है। और एक क्रैक और याद रखिएगा, IRCTC में आज डे लो पे क्लोज 749 पे, और ये जो क्लोज आ रहा है ये पोस्ट दिसंबर 2023 अब तक का सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पे। राजेश सतपुते जी, आपका IRCTC पे एक दो बार टेक मैंने सुना हुआ है और शॉर्टिंग की कॉल भी दी थी आपने। क्या फाइनली अब ये अपने बेस को टेस्ट करेगा जो 690 के आसपास परसिस्ट करता है, जहां से ये शूट अप हुआ था दिसंबर 2023 में? वीरेंद्र जी, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। जिस तरह से रिवर्सल है, मुझे लगता है यहाँ पे एक तो ये 200 वीक्स मूविंग एवरेज टेस्ट करेगा जो करीबन 718 के आसपास है। दिस इज एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मुझे लगता है कुछ नहीं तो ये 718 तो डेफिनेटली टेस्ट करेगा। तो वीकनेस है, एक्सक्यूज मी, वीकनेस तो है 750 के आसपास है। बेचिए, स्टॉप लॉस एटलीस्ट 20 पॉइंट्स का रखे 770 का। और जैसे मैंने कहा 718 पहला सपोर्ट, वो टूटता है तो फिर मुझे लगता है 700 तो ऐसे ही चला जाएगा। ओके, 700 तो ऐसे ही चला जाएगा। आजकल 6-7% तो हम राजेश जी बोल देते हैं ऐसे ही चला ही जाएगा। मतलब ये मार्केट में कॉन्फिडेंस आ गया है बेयर्स को लेकर कि ये दिक्कत हो गई है। फिर कहीं हो सकता है हम भी किसी दिन ऐसे ही 930 पे गए कि 330 तो ऐसे ही निकल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, मार्केट इतनी टफ है कि सुबह 9:30 से 3:30 का टाइम निकालना बहुत टफ हो गया है। ट्रस्ट मी, आज अभी तो सिर्फ मंडे है और अभी तो सैटरडे तक इस बार ट्रेडिंग होगी, ये ध्यान रखिएगा। सैटरडे को भी ट्रेडिंग होगी। एक 26 जनवरी की छुट्टी मारी गई थी। तो हमारा मतलब जितना होता है ना बुरा वक्त जिसे कहते हैं ना, वही चल रहा है। एक 26 जनवरी की छुट्टी मारी गई, शनिवार को बजट आ गया और बहुत कुछ है। एक आपने गुरुकुल ऐसे वक्त रखा है कि वो भी एक्सटेंडेड वीकेंड जाएगा, है ना अनुज, याद है? अभी तो उसकी मेहनत भी करनी है। देखिए वीरू, ऐसा है कल मैं कैलेंडर देखा था बैठ के, मैंने कहा अच्छे टाइम पे है और गुरुकुल की भी तैयारी भी करनी है और बहुत सारे विशेषज्ञ जो इस मंच पे हैं इस वक्त वो इस कार्यक्रम में भी आएंगे। फिर भी अच्छा रहेगा अनुज। पता है मैं बताऊं अनुज, डिस्कस जब मैं कर रहा था कल एक मेहमान से, उन्होंने कहा था पिछली बार हमने गुरुकुल किया तो एक कंप्लीट बुल मार्केट में किया। बहुत से लोगों ने शायद बेयर मार्केट देखा नहीं था, लेकिन इस बार मजा आएगा। नहीं, बिल्कुल मज़ा आएगा बेयर मार्केट में। और बेयर मार्केट में देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, पोर्टफोलियो बनाने का असली टाइम बेयर मार्केट में ही होता है। बुल मार्केट में तो आप सिर्फ मोमेंटम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। असली मज़ा तो तब आता है ना जब आप लोअर लेवल पे स्टॉक खरीदें तो। और अभी तो बहुत लोगों ने बेयर मार्केट देखी नहीं है। ये तो मतलब क्या है कि कितना गिरे। देखिए दुख होता है मार्केट में जब इस तरीके के फेजेस आते हैं। हैविंग सेड दैट वीरू, इतना काम कर लेंगे हम, उसके बाद भी 90 घंटे नहीं होंगे। वैसे ये बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 6 दिन भी गिन लेंगे और सारे गुरुकुल वाले दिन भी गिन लेंगे तो भी 90 नहीं होंगे हमारे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, पंचनामा का टीज़र। श्रेया, आज तो काफ़ी सवाल आए होंगे। जी सर बिल्कुल। और एक स्टॉक पर जो सवाल आ रहा है जिस पर वीरू सर भी अपनी राय रख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, पॉलीकैब। जी पॉलीकैब देखिए सर, 5 दिनों में 17% ये स्टॉक करेक्ट हो गया है और आज भी बिकवाली हाविस पर क्या लग रहा है? अमृतेश जी पूछ रहे हैं पॉलीकैब में क्या करना चाहिए फिलहाल। आई थिंक श्रेया, वीरू को याद होगा ये, आई थिंक हमने पिछले हफ्ते से भी आई थिंक 1-2 दिन और पहले ही एक रिव्यू लिया था कि पॉलीकैब के चार्ट कुछ बता रहे हैं आपको, कुछ ख़राब लग रहा था मुझे कि यहाँ प्रॉफिट बुक कर ले। मैंने 3-4 स्टॉक्स का नाम लिया था एक्चुअली, पॉलीकैब उनमें से एक था। और उसका मैं कारण बताता हूँ क्यों। जब हैवेल्स के नंबर्स आए थे, सब ने ये कहा था कि उसका जो रीड थ्रू है वो पॉलीकैब के लिए बड़ा पॉजिटिव है। उस दिन पॉलीकैब खुला भी ऊपर था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो नीचे आया, उसके बाद पॉलीकैब के खुद के अच्छे नंबर्स पर ये रिएक्ट नहीं कर पाया। तो आई थिंक जब इस तरीके के मूव्स आने लगे ना, वो साइन होते हैं। और पॉलीकैब के केस में पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है कि जब इसमें स्टॉक में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी और मुझे उसके साइन देख रहे थे, उसके लिए मैंने एक व्यू लिया था। मेरा अभी भी व्यू ये है कि इसमें एक बार के लिए अभी भी अगर आपने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया, अभी मार्केट थोड़ी सी ख़राब है, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठें और थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने दें। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से निफ्टी पर और 1000 पॉइंट गिरा है ना, ट्रस्ट मी, कई हाई बीटा नाम यहाँ से और 20-25% गिर जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा ऐसे स्टॉक्स में आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। ठीक है, केयरफुल रहने की सलाह। फिलहाल राहुल कुमार जी का भी एक सवाल है सर, पूछ रहे हैं कि इन दिस करंट मार्केट सिनेरियो हाउ एयरटेल लुक्स टू यू, इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग बिकॉज इट्स ओनली डाउन फॉर अबाउट 9% फ्रॉम इट्स हाई। क्या लग रहा है सर, लॉन्ग टर्म के लिहाज से भारतीय एयरटेल पे बेट लगाना सही रहेगा? देखिए भारती मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक रहा है और भारती के साथ एक चीज़ जो अच्छी रही है, जब मार्केट गिरता है तभी कम गिरता है और जब मार्केट चलता है तो ये मार्केट से थोड़ा ज़्यादा चलता है। तो इस वजह से ये एक ऐसा स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली मार्केट को आउट परफॉर्म करता है।
चाहे ख़राब मार्केट हो चाहे अच्छी मार्केट हो, ऐसे स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे ना मतलब ये इस मामले में मुझे हमेशा लगता है, जैसे 12 महीने का चार्ट देखिए आप, बहुत क्वाइटली शांत तरीके से बिना किसी वॉलेटिलिटी के, हाँ बीच बीच में थोड़ी वॉलेटिलिटी है, एकदम जीरो वॉलेटिलिटी तो किसी स्टॉक में नहीं होगी, इसने आपको पैसा कमा के दिया 38%। इसी को आप 3 साल के चार्ट में ले जाइए भारतीय एयरटेल के, उसमें भी आपको अमूमन मतलब मोर और लेस ये दिखाई देगा। तो जब एक ऐसे स्टॉक्स, ये देखिए 3 साल का चार्ट, ब्यूटीफुल, बिना किसी नखरे के इतने अच्छे इसने मूव्स दिखाए हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि ये शायद कंटिन्यू करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर रहेगा, वो स्टारलिंक वाला मामला कैसे आगे बढ़ेगा टेलीकॉम कंपनियों के लिए, कोई नहीं जानता है, लेकिन एज ऑफ नाउ मेरा पॉजिटिव व्यू रहेगा भारतीय पर। चलिए 3:35 पर जुड़िएगा हमारे साथ, हम बाकी के सवाल लेकर और उनके जवाब लेकर श्रेया और मैं जुड़ेंगे आपके साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केट की क्लोज को एक बार एनालाइज करते हैं, और बहुत ही ख़राब क्लोज, किसी भी तरीके से आप इसे देख लीजिए, कोई सिल्वर लाइनिंग थी ही नहीं इस मार्केट में। कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा, लेकिन वो भी फिर जैसे मैं कह रहा हूँ सिल्वर लाइनिंग की बात है। निफ्टी करीब 1% नीचे, निफ्टी बैंक 2.5% नीचे, लेकिन असली डैमेज था एक तो निफ्टी आईटी में 3.5% नीचे, ये था कुछ हद तक नैस्डैक की गिरावट को प्रीएम्प्ट कर रहा है। एनवीडिया 9% नीचे, ध्यान रखिएगा। मिड कैप इंडेक्स 3% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स 4% नीचे, भयंकर ब्रूटल डिक्लाइन, एडवांस डिक्लाइन 240 बढ़ने वाले शेयर, 2300 गिरने वाले शेयर, मतलब 1:10 का एडवांस डिक्लाइन रहा करीब। सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं एक बार किस तरीके के मूव्स रहे यहाँ पर इंडिविजुअल सेक्टर्स में। कोई भी सेक्टर ग्रीन में नहीं था। आज सुबह 1-2 सेक्टर थे जो कोशिश कर रहे थे, एफएमसीजी, रियल एस्टेट कोशिश कर रहे थे ग्रीन में रहने की, लेकिन टुवर्ड्स द एंड वहाँ पर भी गिरावट आई। सबसे ज़्यादा निफ्टी आईटी 3.5%, फिर निफ्टी मेटल्स 3%। तो ग्लोबल सेक्टर्स में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर। ऑयल एंड गैस 2%, कैपिटल गुड्स 2.25%, पीएसयू 2.5%, पीएसयू बैंक 1%, फार्मा 2.3%। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग रही। निफ्टी के हीट मैप पर आते हैं और देखते हैं यहाँ किस तरीके के मूव्स रहे। सबसे नीचे आईटी स्टॉक्स, HCL टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, इन सब स्टॉक्स ने काफ़ी प्रेशर डाला। टाटा मोटर्स वापस 700 तोड़ने को तैयार। हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा कंज्यूमर, अदानी एंटरप्राइजेस, इंडसइंड बैंक, TCS, बजाज फाइनेंस, इन सब में गिरावट रही। कुछ हद तक रिलायंस ने भी मूड माहौल ख़राब किया, आज 1.5% नीचे था। उसके अलावा HDFC बैंक भी 1.25% नीचे, सिप्ला में भी गिरावट थी। तेज़ी कहाँ थी? ICICI बैंक, क्लियरली एक बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने में ICICI बैंक और SBI का थोड़ा सा योगदान रहा, और FMCG में थोड़ी सी बाइंग थी, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और कुछ हद तक ऑटो स्टॉक्स जैसे कि महिंद्रा और मारुति। लेकिन सर मुंडाते ही ओले पड़े, ये वो वाली बात रही। मंडे पहले दिन ही सीधा मार्केट में बड़ी गिरावट। ब्यूरो मंडे निकल गया ना, जब मंगलवार के लिए तैयार हो जाते हैं ना। अभी तो यूएस का रात का हॉरर शो भी देखना है ना। लेट्स सी कितना वो हमारे प्राइस पे फैक्टर इन है, पर नहीं है। बाकी कुछ नहीं हुआ तो सुबह सुबह नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली वो स्लाइड दिखाई देंगे, वो तो तैयार है ही, रन में ऑर्डर में पड़ी होगी वो। खैर कोई बात नहीं, ये जब बुरा दौर गुजरेगा तो अच्छा दौर भी आएगा। और इसी आई थिंक जिसे कहते हैं ना गुंजाइश तलाशने के लिए हम कल फिर लौटेंगे। मीनवाइल आपको कोई प्रश्न है और कुछ भी अगर आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है, उस पर आउटलुक चाहते हैं, तो मार्केट का पंचनामा एक छोटे से ब्रेक के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं श्रेया और अनुज के साथ। कल सुबह फिर मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।